हेलो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हमारा कुछ साइंस टेक का कुछ टॉपिक रह गया था, तो हम ना पहले साइंस टेक के टॉपिक्स ख़त्म कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम अगर आज के क्लास में समय मिलता है तो हम एनवायरनमेंट की क्लास शुरू करेंगे। बट पहले साइंस टेक का टॉपिक ख़त्म कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक है आज का, जो एक आप देखिएगा अगर सिलेबस में एक लाइन लिखा हुआ है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों का योगदान, और साथ साथ में भी लिखा हुआ है प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और नई प्रौद्योगिकी का विकास। तो उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं। उनमें से सबसे पहला जो नाम है मेरे हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जब तक यूपीएससी अगेन एक बार पूछ न ले तब तक हर साल ये महत्वपूर्ण रहेगा, वो है डॉक्टर सीवी रमन का नाम। तो सबसे पहला नाम है डॉक्टर सीवी रमन का। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बार बार बता नहीं सकता कि जब तक ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ न ले डॉक्टर रमन के बारे में तब तक ये हर साल ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सिंपल सा, इस चीज को बस गांठ बांध के रख लीजिएगा। तो अगर इस साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है तो अगले साल उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा, लेकिन जब तक पूछ न ले तब तक इंपॉर्टेंट तो देखो रहेगा। तो डॉक्टर रमन, देखो भारत में जब हम मॉडर्न आधुनिक भारत की बात करते हैं तो बहुत कम नाम है जिनको हम लिख सकते हैं। भारतीयों के योगदान के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें डॉक्टर रमन का एक बहुत ही बड़ा नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो डॉक्टर रमन जाने जाते हैं रमन प्रभाव के लिए, और रमन प्रभाव का उपयोग करके रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। ठीक है, तो दो चीजें पहले हम समझ लेते हैं। रमन प्रभाव समझने से पहले तो हम ये देख लेते हैं कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। इन जनरल स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या मतलब है ये हम देख लेते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है एक तरीका होता है किसी भी सैंपल को, मान लो मैंने आपको एक सैंपल दे दिया, कोई पदार्थ दे दिया, और मैं आपसे पूछूं कि ये पदार्थ किन किन चीजों का मिलकर बना हुआ है, इसमें हर चीज का क्या परसेंटेज है, तो आप कैसे पता कीजिएगा। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन वगैरह, जैसे अगर आपने बचपन में अगर आपने केमिस्ट्री के रिएक्शंस करे हो तो किसी चीज को पता करने का तरीका होता था, कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस होते थे। लेकिन बिल्कुल ही नया चीज मिल गया, और ये तो फिर भी हम छोटे लेवल पे करते थे। बड़े लेवल पे मान लो एक फार्मा कंपनी को इंग्रेडिएंट चाहिए, एक दवाई की कंपनी है, उसको दवाई बनाने के लिए कोई केमिकल चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, बट उसके शुद्धता को चेक करना चाहता है कि ये शुद्ध है कि नहीं, मुझे 100% शुद्ध चीज चाहिए। वो कैसे पता करेगा? तो इन जनरल सैंपल एनालिसिस के लिए एक तरीका उपयोग किया जाता है जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को परिभाषित करना बहुत आसान है। स्पेक्ट्रोस्कोपी सिंपली कोई भी सैंपल, कोई भी मॉलिक्यूलर सैंपल, कोई भी अणु या परमाणु का एक सैंपल आपको मिल गया, वो प्रकाश के कणों के साथ, प्रकाश के कण कौन से होते हैं? फोटॉन्स। प्रकाश के कणों के साथ किस तरीके से बिहेव करेगा, कैसे इंटरैक्ट करेगा, उस इंटरैक्शन को समझ के, और हर पार्टिकल, ये भी एक अभी समझ लो, यूनिवर्स का हर पार्टिकल, ब्रह्मांड में हर पार्टिकल, हर एक एलिमेंट, सबका और हर एक मॉलिक्यूल, सबका ये सबका जो ये इंटरैक्शन होगा वो अलग होगा, यूनिक होगा। एक ऑक्सीजन कैसे इंटरैक्ट करेगा लाइट के साथ और नाइट्रोजन कैसे इंटरैक्ट करेगा, ये बिल्कुल अलग होगा। इनफैक्ट ऑक्सीजन का मान लो कोई आइसोटोप हो, आइसोटोप मैंने पिछले क्लास में बताया था, ऑक्सीजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसे 8O16 लिखते हैं। मान लो एक ऑक्सीजन है 8O17, इन दोनों का ऑप्टिकल सिग्नेचर मतलब लाइट के साथ ये कैसे इंटरैक्ट करेंगे ये अलग होगा। तो मुझे अगर इन दोनों में भी डिफरेंशिएट करना हो, मैंने एक सैंपल दे दिया आपको जिसमें 99% ऑक्सीजन है और 1% ऑक्सीजन का ये आइसोटोप है 8O17, तो प्योर सैंपल नहीं है। मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक का उपयोग करके ये पता कर सकता हूं कि इसमें 1% ऑक्सीजन है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? एक लाइन में स्पेक्ट्रोस्कोपी, कोई भी लाइट पार्टिकल किसी सैंपल के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा। देयर इज अ वेरी गुड चांस कि इंटरैक्ट करे भी नहीं, डिपेंड करता है कि लाइट का फ्रीक्वेंसी क्या है। तो कैसे इंटरैक्ट करेगा ये समझ के हम किसी भी सैंपल का एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए।
अब यहां पे रमन कैसे फिट इन बैठते हैं? तो डॉक्टर रमन ने 1926 के आसपास इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। इन्होंने सैंपल लिया और लाइट उन्होंने देखा। रमन ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो है ऑब्जर्व करी। रमन ने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये ऑब्जर्व किया कि अगर मान लो कोई सैंपल है, मान लो मेरे पास एक सैंपल है, कोई भी रैंडम सा सैंपल है, यहां पे लाइट पार्टिकल इंटरैक्ट होगा। ये लाइट पार्टिकल, ये फोटोन है, इसका फ्रीक्वेंसी मान लो न्यू है या एफ मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। न्यू बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, एफ मान लेते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी एफ है। तो इस इंटरैक्शन के बाद लाइट जो स्कैटर्ड होगा, जो स्कैटर्ड लाइट होगा, मैक्सिमम लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। मैक्सिमम लाइट फ्रीक्वेंसी एफ के साथ ही निकल जाएगी। जिस फ्रीक्वेंसी के साथ आई थी उसी फ्रीक्वेंसी के साथ स्कैटर हो जाएगी। लेकिन कुछ लाइट पार्टिकल ऐसे होंगे जिनका फ्रीक्वेंसी या तो बढ़ सकता है या घट सकता है। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी मान लो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम लाइट के लिए तो एफ ही रह गया, लेकिन मान लो कि कुछ लाइट के लिए फ्रीक्वेंसी एफ डैश हो गया, तो ये एफ डैश जो है एफ से ज्यादा या कम दोनों हो सकता है। रमन ने इस चीज का अध्ययन किया कि यह चीज बहुत सारे सैंपल्स के साथ होता है। तो एक तरीके से इसको हम बोलेंगे यह है इन इलास्टिक स्कैटरिंग। इन इलास्टिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक सेकेंड में देख लेता हूं। ऐसे इन इलास्टिक का हिंदी में कुछ तो बोलते थे, मैं भूल रहा हूं अभी मैं। बट अब ऐसे समझ लीजिए, इन इलास्टिक का मतलब ये होता है कि जिस ऊर्जा से कोई चीज आई है सेम ऊर्जा के साथ नहीं जाएगी वापस। जैसे अगर आपने मान लो कोलिजन पढ़ा होगा क्लास 9th के क्लास में, अगर आपने पढ़ा होगा कि दो बॉल टकराने के बाद मान लो कि बॉल का वेलोसिटी m1 v1 था और m2 v2 था टकराने से पहले, और टकराने के बाद मास तो सेम रहेगा। मान लो वेलोसिटी हो गया v1 डैश v2 डैश, तो अगर इनकी एनर्जी सेम रह गई तो उसको बोलते थे इलास्टिक कोलिजन। और एनर्जी अगर बदल जाए तो उसको बोलते थे इन इलास्टिक कोलिजन। तो बॉल के केस में एनर्जी बढ़ तो नहीं सकता, सिर्फ घट सकता है। लेकिन फोटोन के केस में एनर्जी बढ़ भी सकता है। देखो, एनर्जी सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। तो एनर्जी बढ़ भी सकता है और एनर्जी घट भी सकता है। रमन ने इस चीज का अध्ययन किया और रमन ने आइडेंटिफाई किया कि हम इस चीज को स्टडी करके हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज कर सकते हैं, हम किसी सैंपल का एनालिसिस कर सकते हैं। तो मैं वापस से रिपीट कर देता हूं कि रमन प्रभाव क्या है। रमन प्रभाव है जब किसी मॉलिक्यूलर सैंपल पे, कोई भी अणुओं का एक सैंपल है, मेरे पास एक सैंपल मिला है, उस पे लाइट पार्टिकल, किसी फ्रीक्वेंसी का लाइट पार्टिकल जब इंसिडेंट होके जो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी है, जो लाइट स्कैटर हो गया, अगर स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी बढ़ या घट जाए तो हम इसको बोलते हैं रमन प्रभाव। और इसी रमन प्रभाव का उपयोग अगर हम सैंपल एनालिसिस के लिए करें, हमको ये पहचानना होगा ये सैंपल किस चीज का बना है, तो उसको हम बोलते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत पावरफुल तरीका है। अगर मैंने आपको कोई भी सैंपल दे दिया तो अगर मुझे ये जानना हो कि ये सैंपल किस चीज का बना है, इस चीज के लिए रमन को 1930 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला था, जो हाईएस्ट अवार्ड इन फिजिक्स है। उनको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला था इस चीज के लिए। तो काफी बहुत ही बड़ा नाम है डॉक्टर रमन का। मैं इनफैक्ट रमन प्रभाव के महत्व पे अगर मैं बात करूं तो रमन प्रभाव के डिस्कवरी के बहुत सालों तक रमन प्रभाव का उतना उपयोग हुआ नहीं था स्पेक्ट्रोस्कोपी में। लेकिन 1980 70-80 के दशक के आसपास लेजर लाइट डेवलप होना शुरू हो गया। तो लेजर लाइट डेवलपमेंट के बाद में रमन प्रभाव और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग अब हर जगह होता है। अब कोई भी इंडस्ट्री ढूंढ लो जहां पे मटेरियल एनालिसिस जरूरी है। जैसे मान लो मैंने एक फार्मा इंडस्ट्री का नाम लिया, फार्मा इंडस्ट्री को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि वो कौन कौन से उनके, जैसे एक दवाई बनता है तो बहुत सारी चीजों से बनता है, कितने परसेंटेज में कौन सी चीज होनी चाहिए, इन चीजों का उनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
नहीं होगा तो दवाई का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो फार्मा इंडस्ट्री के लिए, कोई केमिकल इंडस्ट्री के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए, राइट, कोई भी इंडस्ट्री जहां पे आपको लगता है कि हम मटेरियल का एनालिसिस, मटेरियल का प्यूरिटी, शुद्धता जरूरी है, वहां पे हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करेंगे। और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का फायदा यह है कि आपको सैंपल भले बहुत ही कम हो, फिर भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एकदम एक्यूरेटली आपको रिजल्ट बताएगा। सैंपल में अगर थोड़ी सी भी अशुद्धता है, थोड़ा सा भी माइनर चेंज है, रमन उसको डिटेक्ट कर लेगा, रमन प्रभाव उसको डिटेक्ट कर लेगा। और आपके सैंपल के साथ किसी भी तरीके का चेंज नहीं होगा, किसी भी तरीके से आपके सैंपल को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, नष्ट नहीं करेगा, किसी भी तरीके से उनके केमिकल फॉर्म को खराब नहीं करेगा, राइट। आप पानी में भी रमन प्रभाव कर सकते हैं, तो और बार बार आप कर सकते हैं रमन प्रभाव। इस चीज को लेकर आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है, और बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। आपको बहुत जल्दी में एनालिसिस करना है, आराम से कर सकते हैं आप। तो आप कोई भी इंडस्ट्री सोच लो जहां पे अगर आपको लगता है कि मटेरियल का एनालिसिस जरूरी है। माइनिंग में जैसे मान लो, माइनिंग करते करते मुझे एक ऐसा मिनरल मिल गया, खनिज मिल गया जो मुझे पता नहीं है कि क्या है, मुझे कैसे पता लगाना है कि हाँ उसमें क्या क्या है। अगेन मैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज कर सकता हूं। तो कोई भी इंडस्ट्री जहां पे सैंपल एनालिसिस जरूरी है, आप समझ लो कि वहां पे रमन इफेक्ट का आराम से यूज होगा ही होगा। तो अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है तो देखो दो ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, दोनों को एक साथ पूछेगी कि रमन प्रभाव क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो रमन प्रभाव क्या है आपको एक दो लाइन में लिखना है कि जब कोई मॉलिक्यूलर सैंपल, कोई भी अणु का एक कोई सैंपल हो, उस पे प्रकाश कण, जिनको हम फोटोन बोलते हैं, प्रकाश कण किसी आवृत्ति के जब इंसिडेंट होंगे, तो जो स्कैटर्ड प्रकाश कण होगा उसकी आवृत्ति अगर बढ़ या घट जाए तो इस प्रभाव को बोलते हैं रमन प्रभाव। और इसी प्रभाव का उपयोग अगर हम सैंपल एनालिसिस के लिए करें, ये सैंपल किस चीज का बना हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और लेजर लाइट हम एक लाइन में लिखेंगे, लेजर लाइट के बनने के बाद रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी काफी प्रभावशाली तरीका बन गया है, जिसके महत्व विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आप 4-5 पॉइंट लिख दीजिए कि बहुत कम सैंपल से आप एनालिसिस कर सकते हैं, सैंपल का बार बार एनालिसिस करते हैं और आपका सैंपल किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होगा, किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आप पानी में सैंपल का एनालिसिस कर सकते हैं, सैंपल में अगर माइनर सा भी चेंज हो जाए तो रमन उसको आराम से डिटेक्ट कर सकता है। तो बहुत सारी चीजों में आप रमन प्रभाव उपयोग कर सकते। करीब करीब हर पदार्थ का रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी किया जा सकता है एक्सेप्ट प्योर मेटल्स। प्योर मेटल्स का रमन जो है वो थोड़ा सा जटिल है, लेकिन हर चीज का करीब करीब रमन इफेक्ट जो है वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी किया जा सकता है। तो ये एक चीज बस हमको जानने की जरूरत है। चलिए, तो इतना डॉक्टर रमन के बारे में अगर आपको पता है, और ये याद रखना कि उनको 1930 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला था। रामानुजन की रिसेंटली 100वीं पुण्यतिथि मनाई गई, तो रामानुजन भी इंपॉर्टेंट नाम है, बट रामानुजन को देखो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। रामानुजन प्योर मैथमेटिशियन थे। कुछ लोगों के लिए हम ना जीनियस वर्ड को बहुत इजीली यूज कर लेते हैं, ये इंसान जीनियस है, वो इंसान जीनियस है। तो मैक्सिमम लोग जीनियस नहीं होते, मैक्सिमम लोग मेहनत कर करके, होता है ना कि मेहनत तो ऐसे रामानुजन ने भी बहुत मेहनत किया होगा, मैं रामानुजन की मेहनत को कहीं से वो नहीं कर रहा हूं मैं, बट मैक्सिमम लोग ऐसे स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं सबसे ज्यादा। कोई इंटेलिजेंट होगा, हार्डवर्क होगा तो अच्छा करता है लाइफ में, खाली इंटेलिजेंट होने से काम नहीं चलेगा। एक टाइम के बाद इंटेलिजेंट होने के साथ साथ आपको मेहनत करना पड़ेगा, सेम चीज आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी। ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बड़ा जरूरी है। बच्चे बोर हो जाते हैं कि कितनी बार पढ़े हम पॉलिटी, सेम चीज बार बार पढ़िए, जितनी बार लगता है उतनी बार पढ़ना पड़ेगा, कहीं से भी कोई त्रुटि न रह जाए, कहीं से कोई गैप न रह जाए। जब जो एक ही चीज जो बार बार करता है, हमारे एक बड़ा रोमांटिक सा ये होता है कि ये बोरिंग काम है, बट देखो बोरिंग कामों से ही जो है एक्सेलेंस आता है। सिंपल सी चीज है, कोई डॉक्टर बनते ही बढ़िया डॉक्टर नहीं हो जाता। किसी देखा डॉक्टर को, कोई रेयरली कोई डॉक्टर होगा जो बोल देंगे कि अब 26 साल 27 साल में बोल देंगे बड़ा, तो ये तो बड़ा बढ़िया डॉक्टर है। स्पेशली कोई सर्जन आपको मिला है आज तक
तो 26 साल में बहुत बढ़िया सर्जन हो, सर्जन होगा 40 साल का, 45 साल का, 50 साल का, पिछले 10 साल से सेम सर्जरी कर रहा है, तब जाके वो बढ़िया सर्जन बना है। तो हमको जब सेम चीज जब हम बार बार करते हैं तब हमको एक्सेलेंस आता है जीवन में। ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बड़ा जरूरी है। तो इन जनरल हम बहुत बार जीनियस वर्ड बड़े ही कॉमन तरीके से यूज कर लेते हैं, बट देखो दुनिया में बहुत कम लोग जीनियस होते हैं। आइंस्टाइन जीनियस थे, रामानुजन बहुत बड़े जीनियस थे। रामानुजन बहुत ही मामूली घर में पैदा हुए थे, गरीब घर में पैदा हुए थे तमिलनाडु में, इतने सारे अंधविश्वासों के साथ, जहां पे समुद्र को क्रॉस करना ऐसा माना जाता था कि आपका जाति खत्म हो जाएगा। जब और ऑफ कोर्स वो जीनियस थे, बहुत ही कम उम्र में उन्होंने जो मैथमेटिकल डिस्कवरी किया वो अनपैरेलल्ड है। वो मतलब बहुत ही कम लोग हैं दुनिया में जो रामानुजन को मैच कर सकते हैं, रामानुजन के इंटेलेक्ट को मैच कर सकते हैं। उनके इंटेलिजेंस को समझ के फाइनली ऑक्सफोर्ड में उनको सीट मिला, ऑक्सफोर्ड गए, लेकिन वहां का चूंकि खाना पीना एंड रहन सहन उनको भाया नहीं, वो बीमार पड़ गए। तो बीमार तो थोड़े से वहां पे पड़े, जब वो वापस भारत में आ रहे थे तो जहाज में वो ज्यादा बीमार पड़ गए और बहुत ही कम उम्र में, जब 34-35 साल के थे तब उनकी मृत्यु हो गई। और जहाज आने में देखो बहुत सारा टाइम लग गया था। वहां पे उन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर लिख दिए। तो जब वापस आए, उन रिसर्च पेपर बहुत सालों बाद उनकी वाइफ ने उन रिसर्च पेपर को पब्लिक किया कि रामानुजन ये लिख के गए। तो उनके मरने के बाद भी इतनी सारी चीजें पता चली लोगों को कि रामानुजन ने किन किन चीजों पे काम किया है। उनसे एक बार पूछा गया था कि कैसे आप मैथमेटिकल डिस्कवरीज करते हैं, तो उनका आंसर ये था कि उनके सपने में उनकी जो कुल देवी हैं वो आती हैं और वो उनको बताती हैं। एनीवेज, तो उनकी स्टोरी खुद में बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत फेमस उनका एक वो है जिसको हम बोलते हैं कि द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, एक बहुत फेमस उन पे बुक लिखी गई है कि द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। तो इसको प्रीलिम्स में एक बार यूपीएससी ने पूछा था। तो मेंस में देखो यूपीएससी रामानुजन का क्या कंट्रीब्यूशन है वो बता पाना, समझा पाना बहुत मुश्किल है। उसको बस आप 3-4 चीजें आप रट लीजिए, 3-4 टर्म्स। अगर क्वेश्चन पूछती है तो इन 3-4 टर्म्स को आपको थ्रो कर देना है, इधर उधर लिख देना है। जैसे रामानुजन बहुत ज्यादा फेमस है अपने इनफाइनाइट सीरीज के लिए। उनका इनफाइनाइट सीरीज ऐसा था कि वो किसी भी चीज को, उसको बहुत बार हम रामानुजन सम बोलते हैं, किसी भी चीज को, जैसे पाई को उन्होंने एक इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में लिख दिया। उसका कोई प्रूफ नहीं है, बट आप जैसे जैसे इनफाइनाइट सीरीज में आगे बढ़ते चले जाइएगा आपको पता चलेगा कि हाँ ये सही है, राइट। तो बहुत सारी जिनको मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत आता है उनको पता है कि सीरीज क्या होता है। सीरीज मतलब एक नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। जैसे मान लो कि मैंने एक सिंपल सा सीरीज जैसे देख लो, एक सिंपल सा इनफाइनाइट सीरीज में आपको बता देता हूं कि 1 + 1/2 + 1/4 प्लस डॉट 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 ऐसे करके आप इन्फिनिटी तक इसको ऐड करो। आपको लगेगा कि ये चीज जो है ये तो इन्फिनिटी होगी, बिकॉज हम इन्फिनिटी तक ऐड कर रहे हैं। लेकिन सिंपल सा इसका आंसर एक्चुअली 2 होता है। अगर ये 1/2, 1/4, 1/8 ऐसे करते चले जाएं और इसको हम जोड़ दें तो आंसर 2 आता है। तो ये एक सिंपल सा, बहुत सिंपल इनफाइनाइट सीरीज है। जिन्होंने भी क्लास 11th में मैथमेटिक्स पढ़ा है उनको पता है, राइट। तो ये तो बड़ा सिंपल सा इनफाइनाइट सीरीज है। बट रामानुजन ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट सीरीज रामानुजन ने लिखा है, पाई के टर्म में, ई के टर्म में। वो जो इनफाइनाइट सीरीज है उनका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पता चलेगा कि हाँ रामानुजन जो है वो करेक्ट है। रामानुजन का एक बहुत फेमस फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं मॉक थीटा फंक्शन। अब ये सोचना भी मत कि ये होता क्या है मॉक थीटा फंक्शन, मतलब ये सोचने की भी जरूरत नहीं है। बट ऐसे जान लो कि जो मॉक थीटा फंक्शन है, मॉक थीटा फंक्शन, इसको आज के समय में स्ट्रिंग थ्योरी एक फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट फेमस थ्योरी है जो ब्लैक होल्स को एक्सप्लेन करता है, ब्रह्मांड को इन जनरल एक्सप्लेन करने के लिए स्ट्रिंग थ्योरी का उपयोग किया जाता है। वहां पे मॉक थीटा फंक्शन का उपयोग किया जाता है। चाहे जो रामानुजन के सम है, इनफाइनाइट सीरीज जो हैं, उनको यूज किया जाता है सिग्नल प्रोसेसिंग में। तो ये सब कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए। रामानुजन बहुत फेमस है मॉड्यूलर फंक्शन के लिए। जैसे एक मॉक थीटा फंक्शन है, वैसे ही एक और फंक्शन है मॉड्यूलर फंक्शन।
मॉड्यूलर फंक्शन का उपयोग जो है ये अगेन फिजिक्स में किया जाता है, ब्लैक होल्स वगैरह को समझने में, एस्ट्रोफिजिक्स में इसका उपयोग किया जाता है। रामानुजन, बचपन में हम सबने एक रामानुजन नंबर के बारे में पढ़ा होगा, 1729 जो है रामानुजन, देखो नंबर थ्योरिस्ट भी थे, नंबर में बहुत इंटरेस्ट था उनका। नंबर थ्योरी मैथमेटिक्स का एक ब्रांच होता है, बहुत ही अगेन मुश्किल ब्रांच है मैथमेटिक्स का। 1729 जो है ये ऐसा नंबर है जिसको हम लिख सकते हैं 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 12 प्लस 1 मतलब क्यूब ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ क्यूब ऑफ टू नंबर्स, जो सबसे छोटा होगा वो 1729 होगा। और इसकी भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। रामानुजन के जो प्रोफेसर थे ट्रिनिटी कॉलेज में, तो उन्होंने एक 1729 देख के बोला कि बड़ा अजीब सा नंबर लग रहा है, ये कार का नंबर था 1729। रामानुजन ने तो वहीं पे बोल दिया कि नहीं, अजीब सा नंबर नहीं है, एक्चुअली में बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, बिकॉज ये सबसे छोटा नंबर है जिसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो रामानुजन सच में जीनियस थे, ही वॉज अ जीनियस। बहुत ही दुर्भाग्य ये है कि हम बहुत ही कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। अगर वो जीवित रहते तो पता नहीं और क्या क्या चीजें वो डिस्कवर करते अपने पूरे लाइफ में। एनीवेज, तो अगर एग्जाम में आता है जस्ट इन केस रामानुजन के बारे में, तो उनका थोड़ा सा आप लाइफ के बारे में बता दीजिएगा। तमिलनाडु में पैदा हुए, बहुत ही कम उम्र से ही मैथमेटिकल एप्टीट्यूड था उनका, इंग्लैंड गए, वहां पे पढ़ाई की, वापस आए, बीमार पड़ के उनकी कम उम्र में मृत्यु हो गई। लेकिन उनका जो मैथमेटिक्स में और स्पेशली प्योर मैथमेटिक्स देखो होता है, मैथमेटिक्स को पहले लोग यूज के लिए पढ़ते थे कि मैथमेटिक्स का जो यूज है रियल लाइफ में एप्लीकेशन है। जैसे हम जोड़ घटाओ जब वो पढ़ते हैं तो रियल लाइफ में एप्लीकेशन है इसका। लेकिन मैथमेटिक्स को जब सिर्फ डिसिप्लिन के लिए पढ़ा जाए, एज अ सब्जेक्ट पढ़ा जाए, बिना ये सोचे कि इसका रियल लाइफ में कोई यूज हो या नहीं, उसको बोलते हैं प्योर मैथमेटिक्स। तो रामानुजन बिल्कुल प्योर मैथमेटिक्स में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। और उनके जो मैथमेटिकल डिस्कवरीज हैं, कुछ कुछ नाम याद रख लेना, मॉक थीटा फंक्शन, मॉड्यूलर फंक्शन, इनफाइनाइट सीरीज, ऐसी चीजें कुछ कुछ आपको थ्रो करना है इधर उधर, और इनके उपयोग आपको बताने हैं कि अभी भी इनका उपयोग अलग अलग साइंटिफिक डिसिप्लिन में किया जाता है। इतना लिख दोगे मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट होगा। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है, और स्पेशली इसलिए पूछ सकती है इस साल बिकॉज ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी के जो फादर हैं डॉक्टर कपानी को मरणोपरांत रिसेंटली पद्म विभूषण से नवाजा गया। उनको फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स बोला जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी क्या है समझ लीजिए। ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी समझने से पहले हमको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं प्रकाश का पूर्ण परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा कि लाइट अगर रेयरर से डेंसर मीडियम, ये मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, तो μ2 μ1 से ज्यादा है। जैसे मान लीजिए लाइट अगर हवा से पानी की तरफ जाए, या हवा से ग्लास की तरफ जाए, या पानी से ग्लास की तरफ अगर ट्रैवल करे, तो अपवर्तन हमने पढ़ा होगा, ये इस परपेंडिकुलर से दूर भागेगी, इतना सबने पढ़ा होगा। एक ऐसा एंगल आएगा जहां पे ये बिल्कुल 90 डिग्री पे भागेगी, ठीक है, और उसके बियॉन्ड अगर लाइट पड़े, इससे भी बियॉन्ड अगर लाइट पड़े, तो ये सीधे सीधे वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे अपवर्तन के कारण एक्चुअली में पूर्ण परावर्तन हो गया। इस चीज को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये सिर्फ तभी होगा जब लाइट एक घने मीडियम से एक रेयरर मीडियम में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो,
यहां पे सॉरी, यहां पे म्यू1 ज्यादा होगा, आई एम सो सॉरी, यहां पे म्यू1 ज्यादा होगा, लाइट, सॉरी मैंने शायद ये उल्टा बोल दिया था, यहां पे म्यू1 ज्यादा होगा, म्यू2 कम होगा, मतलब लाइट जो है पानी से हवा में की तरफ जा रही है या ग्लास से हवा की तरफ जा रही है, तब ये होगा। शायद मैंने उल्टा बोल दिया था, तो याद रख लीजिएगा। सघन मीडियम से क्या बोलते हैं, रेरर मीडियम को रेरर मीडियम बोलते हैं इंग्लिश में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम होगा। यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 ऐसे लिख लो आप, यहां पे म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2। सिंपली ये चीज हमको बस खाली पता होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इस चीज का उपयोग करते हैं, ये जो एक साइंटिफिक चीज है, इस चीज का उपयोग किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी में। तो ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, दो ऐसे पदार्थों का यूज करते हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा अलग हो। हम दो ऐसे पदार्थों का उपयोग करते हैं देखो, ये दो पदार्थों का मिलके बना हुआ है, ये एक वायर है जो दो पदार्थों का मिलके बना हुआ है, एक ये जिसको क्लैड बोला जाता है और एक ये जिसको कोर बोला जाता है। इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, इस तरीके से कि जब लाइट यहां पे अंदर पड़े, लाइट यहां पे इंटर करे, तो लाइट किसी भी एंगल पे इंटर करे मोर और लेस, ये कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा इसका। तो इसका फायदा देखो क्या है, इसका फायदा यह है कि हम ना मॉडर्न वर्ल्ड में, आधुनिक विश्व में, हम सिग्नल भेजते हैं यहां से हजारों किलोमीटर दूर। इंटरनेट जैसे देख लीजिए, इंटरनेट जो है गूगल का डेटा सेंटर कहीं कैलिफोर्निया में होगा, जहां पे यूट्यूब के वीडियोस होंगे, वो वीडियो हम देख पाते हैं अपने लैपटॉप पे। तो ऐसे हजारों किलोमीटर दूर तक हम सिग्नल भेजते हैं। तो सिग्नल के साथ होता यह है कि सिग्नल को आप जितना दूर भेजिएगा, सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है वो कम होते जाएगा। और उसका मेन कारण इसलिए है, दो मेन कारण होता है। एक तो जो मटेरियल है, वो मटेरियल सिग्नल को थोड़ा बहुत शोषण कर लेगा, उसके एनर्जी को शोषण कर लेगा। तो सिग्नल जितना लंबा जाएगा उतना ही उसका जो स्ट्रेंथ है, उसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी। तो आपने सिग्नल मान लो किसी 10 डेसिबल पावर पे आपने सिग्नल भेजा है, सिग्नल पहुंचते पहुंचते 1 डेसिबल पावर का हो गया। तो इससे क्या होगा कि जो और आप मान लो कि 2-3 सिग्नल आप ऐसा भेज रहे हैं, तो सिग्नल का स्ट्रेंथ ऐसे कम होते चले जाएगा, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि सिग्नल जैसे जैसे आगे जाता है, सिग्नल स्प्रेड होता है। स्प्रेड इन द सेंस कि जिस फ्रीक्वेंसी पे आपने भेजा है या जिस वेवलेंथ पे आपने भेजा है, वो वेवलेंथ जो रेंज है वो स्प्रेड होता चला जाएगा। तो इस स्प्रेड के कारण अगेन क्या होगा कि दो सिग्नल के बीच में आप डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होगा। तो सिग्नल जितना ज्यादा, इन जनरल आप ऐसे याद रख लो, इतना ज्यादा टेक्निकल होने की हमको जरूरत नहीं है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको बस ये लिखना है कि सिग्नल देखो होता क्या, रेडियो सिग्नल होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ही। कोई भी कम्युनिकेशन में, दूर संचार में हम क्या यूज करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग करते हैं। अब विद्युत चुंबकीय तरंग अगर हम इस वायर्ड मीडियम के थ्रू जब भेज रहे हैं, तो जितनी ज्यादा दूर जाएगा उतना ज्यादा सिग्नल डिग्रेडेशन होगा, सिग्नल कमजोर होते चले जाएगा। यह चीज देखा गया तांबे के वायर में, एल्यूमिनियम वायर में, हर टाइप के वायर में देखा गया कि यह चीज होती है। फिर आया ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी। ऑप्टिकल फाइबर का फायदा यह है कि ये जो सिग्नल है ये कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कोई भी पार्ट यहां पे एब्जॉर्ब नहीं होगा। सिग्नल का जो एब्जॉर्प्शन आप ऐसे समझ सकते हैं, कभी आपने अगर आपने कभी मान लो एक टॉर्च यूज करो, एक टॉर्च यूज करो, मान लो टॉर्च का लाइट, और एक मिरर पे टॉर्च जलाओ। ये मान लो मिरर है, ये मिरर से टॉर्च जाएगा और उसके बाद लाइट वापस कहीं मान लो दीवार है वहां पे पड़ेगा। ये जो लाइट जब दीवार पे पड़ेगा तो इसका देखना है, ये जो लाइट है बहुत मध्यम हो गया है, मध्यम हो जाएगा ये। अगर टॉर्च डायरेक्टली हम दीवार पे मारते तो लाइट काफी ब्राइट होता, लेकिन अगर मिरर से रिफ्लेक्ट होके जाएगा
तो ये लाइट यहां पे मध्यम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मिरर है वो मिरर काफी सारा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, राइट। बहुत कम लाइट जो है यहां पे रिफ्लेक्ट हो पाता है। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो रहा है, यहां पे कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो इसीलिए सिग्नल हमको हजारों किलोमीटर दूर अगर भेजना हो, हमको इस चीज चिंता की जरूरत ही नहीं है कि कोई एनर्जी लॉस हो। कितना भी डेटा मुझे भेजना हो, बहुत ही ज्यादा बैंडविड्थ भेजना है मुझे, मैं आराम से भेज सकता हूं। कोई पावर लॉस नहीं होगा, किसी भी टाइप का इंटरफेरेंस नहीं होगा, और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आराम से, और काफी सिक्योर भी है। इसको बहुत डिफिकल्ट है हैक करना। इन सब कारणों से ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है ये बहुत फेमस है इन जनरल मॉडर्न कम्युनिकेशन में। जहां पे भी आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं कि हमको अपना स्पीड बढ़ाना है, हमको बैंडविड्थ बढ़ाना है, सिग्नल का स्ट्रेंथ बढ़ाना है, इन सब केसेस में ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग किया जाता है। बस यही है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल थोड़ा डिफिकल्ट होता है, महंगा होता है, कंपेयर टू अदर केबल्स थोड़ा महंगा होता है। जिस मटेरियल का बना होता है क्लैड और कोर, वो मटेरियल इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते। तो ये सब कुछ कुछ प्रॉब्लम है। ग्लास का भी बना होता है बहुत बार, तो थोड़ा फ्रेजाइल भी है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको अलग से कोटिंग में लगाना पड़ेगा, तो आपका कॉस्ट थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो इन सब कारणों से थोड़ा सा ऑप्टिकल फाइबर केबल में कुछ चैलेंजेस हैं। लेकिन हर जगह अगर आप देखेंगे, अगर बात की जाए कम्युनिकेशन की, तो यूज किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर केबल ही। तो हमको बस इतना याद रख लेना है, अगर एग्जाम में आता है तो ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या है, आपको बस एक लाइन में लिखना है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उपयोग करते हुए सिग्नल को बहुत दूर तक भेजने का एक टेक्नोलॉजी है, जहां पे जो तार है, जो आपका वायर है, वो दो मटेरियल का मिलकर बना होगा, एक कोर और एक क्लैड। ये आपको लिखना है। इसको कोर बोलते हैं, जो बीच में उसको कोर बोलते हैं, क्लैड बोलते हैं। दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तन सूचकांक आई थिंक, वो अलग होगा थोड़ा, ताकि सिग्नल जब पड़े तो ये बिल्कुल सिर्फ पूर्ण आंतरिक परिवर्तन इसका हो और ये बहुत दूर तक भी पहुंच जाए। चलिए, डॉक्टर विक्रम साराभाई, देखो डॉक्टर विक्रम साराभाई हमारे स्पेस प्रोग्राम के फादर मानते हैं इनको, जो इसरो, इनफैक्ट विक्रम साराभाई के बारे में आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज तो यही है कि वो इसरो के फर्स्ट चेयरमैन थे। पूरे के पूरे भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, उसके फादर हम डॉक्टर विक्रम साराभाई को मानते हैं। रिसेंटली चंद्रयान 2 पे एक मून क्रेटर जो है उसको साराभाई के नाम पे लिखा गया है। जो चंद्रयान 2 मिशन का जो लैंडर था, उसका भी नाम हमने विक्रम रखा था, विक्रम साराभाई के नाम पे। तो विक्रम साराभाई सिर्फ स्पेस के लिए नहीं जाने जाते, उनका और भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे उन्होंने एटॉमिक एनर्जी में भी काफी रोल प्ले करा है। जैसे वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के दूसरे चेयरमैन थे। पहले चेयरमैन डॉक्टर भाभा थे। जैसे डॉक्टर भाभा को हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का फादर मानते हैं भारत में, और डॉक्टर साराभाई को स्पेस टेक्नोलॉजी का। तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के दूसरे चेयरमैन एक्चुअली में डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। और उससे भी ज्यादा बड़ी चीज ये है कि ये तो चलो गवर्नमेंट लेवल पे, बड़े लेवल पे जो डॉक्टर साराभाई का काम है, इसके अलावा डॉक्टर साराभाई ने पूरे लाइफ भर, अपने जीवन भर इस चीज पे बहुत फोकस किया कि हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में उच्चतम क्वालिटी के लैब और उच्चतम क्वालिटी की शिक्षा पूरे देश भर में कैसे सुनिश्चित की जाए, इसके लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया। जैसे इन्होंने अहमदाबाद में एक बहुत फेमस लैब स्टैब्लिश किया, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, या IIM अहमदाबाद जो वन ऑफ द वर्ल्ड के टॉप मोस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में आता है, उसकी स्थापना में डॉक्टर साराभाई का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। टेक्सटाइल लैब एक आई थिंक महाराष्ट्र में कहीं पे है, वो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने स्टैब्लिश करने में मदद किया था। तो अलग अलग तरीके के लैब भारत भर में, अलग अलग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डॉक्टर विक्रम साराभाई ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो कुछ कुछ फैक्चुअल चीजें बस हमको याद रखनी है, मेंस एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। पांच मिनट का यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद क्लास को कंटिन्यू करेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम खत्म कर लेंगे जल्दी से। हेलो हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज जो रिसेंटली भारत में जिनका यूज किया गया है, भारत ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है। तो जो सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे, खुद में काफी जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल। डीआरडीओ ने रिसेंटली एक हाइपरसोनिक व्हीकल डिमॉन्स्ट्रेट किया। देखो, डिमॉन्स्ट्रेट किया है, डिमॉन्स्ट्रेट किया मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि हमने बना नहीं लिया है अभी। तो ये है क्या, एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले, मिसाइल अगर कम स्पीड से जा रहा हो, और मिसाइल बाय द वे कुछ भी कम स्पीड हो हमारे लिए बहुत ज्यादा ही है, बट मिसाइल्स को आराम से, बहुत सारे जो कंट्रीज हैं उनके पास एक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम होता है। मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम में क्या करेंगे कि आने वाला, अगर जैसे मान लो कि भारत और चीन की कभी ना हो लड़ाई, जस्ट इन केस मान लो भारत चीन का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, एंड भारत ने एक मिसाइल फायर किया चाइना पे, तो चाइना का जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो उसको इंटरसेप्ट करके हवा में ही न्यूट्रलाइज कर सकता है, राइट। तो जनरली जो भी पावरफुल कंट्रीज हैं उनके पास मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है। भारत का भी मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है, भारत के पास भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो इनकमिंग मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है, हवा में ही न्यूट्रलाइज कर सकता है। उस पर अभी काम चल रहा है बाय द वे। हमारा मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ है, उस पर अभी भी काम चल रहा है। लेकिन जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनका स्पीड देखो बहुत ज्यादा होता है, और हम स्पीड मेजर कैसे करते हैं, ज्यादा और कम तो हमेशा एक रिलेटिव टर्म है। तो ऐसे हाई स्पीड के लिए, जो मिसाइल्स के स्पीड के लिए हमारा जो बेस होता है, जो बेस है वो हमारा होता है साउंड का स्पीड, ध्वनि का गति। ध्वनि का गति हवा में क्या होगा, तो ध्वनि का गति हवा में जो है, अगर उससे आपका स्पीड उतना है तो हम एक नंबर यूज करते हैं जिसको बोलते हैं माक। माक 1 का मतलब यह है कि किसी चीज का स्पीड साउंड के स्पीड जितना है। अगर साउंड के स्पीड से 2 गुना है तो हो जाएगा माक 2, तेगुना है तो 3, 4 गुना है तो माक 4। तो अगर मैं लिख रहा हूं कि हाँ इस मिसाइल का स्पीड माक 4 है, मैक्सिमम स्पीड माक 4 है या माक 4.5 है, तो बेसिकली मैं बोल रहा हूं कि यह मिसाइल जो है साउंड के स्पीड से 4.5 गुना ज्यादा ट्रैवल कर सकता है, 4.5 गुना ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। तो जो माक 1 वाला स्पीड और उसके आसपास स्पीड है उसको हम बोलते हैं सब सोनिक स्पीड। यहां पे एक ट्रांससोनिक भी दे रखा है, बट ठीक है छोड़ दो, सब सोनिक वर्ड याद रख लेना। माक 1 से लेके 5 तक, मतलब किसी भी मिसाइल का स्पीड या किसी भी व्हीकल का स्पीड माक 1 से लेके 5 तक, मतलब साउंड के स्पीड से 5 गुना मोर, इतने स्पीड तक, ऐसे स्पीड को हम बोलते हैं सुपरसोनिक व्हीकल्स। एंड जब माक 5 से ज्यादा हो जाए स्पीड, साउंड के स्पीड से 5 गुना ज्यादा चले, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरसोनिक स्पीड। माक 7, माक 8, माक 9, माक 10, ऐसे स्पीड को बोलते हैं हाइपरसोनिक स्पीड। अब हाइपरसोनिक स्पीड पे अगर आपका मिसाइल आ रहा हो तो उसका एक सबसे बड़ा खूबी यह है कि उसको इंटरसेप्ट करना, मतलब उसको हवा में इंटरसेप्ट कर लेना और उसको हवा में डिस्ट्रॉय कर देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, करीब करीब असंभव है। किसी भी कंट्री के पास ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज कर दे। तो इसीलिए जो भी पावरफुल कंट्रीज हैं, अभी तक 3 कंट्रीज के पास हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर चुकी हैं। अमेरिका के पास है, रूस के पास है, चाइना ने भी रिसेंटली डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि उनके पास भी है ये कैपेसिटी, और भारत भी इस पे काम कर रहा है। भारत ने अगेन डेवलप कर नहीं लिया है, लेकिन इस पे काम कर रहा है। तो ये है फायदा हाइपरसोनिक मिसाइल का। लेकिन मैं आपको एक टेक्नोलॉजिकल चैलेंज बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपरसोनिक स्पीड अटेन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए, बहुत ज्यादा ईंधन की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आपको ऐसा चाहिए, एग्जॉस्ट चाहिए आपको।
ये कैसे आएगा? तो इसके लिए एक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं एयर ब्रीदिंग प्रोपल्जन टेक्नोलॉजी। ये कीवर्ड याद रखिएगा, अगर हाइपरसोनिक व्हीकल पे कोई क्वेश्चन आता है तो इस कीवर्ड को याद रखिएगा, एयर ब्रीदिंग प्रोपल्जन टेक्नोलॉजी। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हम हिंदी में बोलेंगे, आपके मटेरियल में वही दे रखा है, एयर ब्रीदिंग इंजन। एयर ब्रीदिंग इंजन। एयर ब्रीदिंग इंजन क्या होता है कि ये जो व्हीकल्स होते हैं सॉरी, जैसे मान लो कि मिसाइल हो गया या रॉकेट हो गया, कोई भी रॉकेट, जैसे स्पेस सैटेलाइट को भेजने के लिए जो हम रॉकेट यूज करते हैं, ये ऑक्सीजन, देखो हमको क्या चाहिए इंजन के लिए? हमको चाहिए फ्यूल, ईंधन चाहिए हमको, और फ्यूल के साथ हमको ऑक्सीजन भी चाहिए। बिना ऑक्सीजन के फ्यूल तो नहीं जलेगा। तो अगर हम ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ले ले, वायुमंडल से ले ले, बिकॉज वायुमंडल में ऑक्सीजन काफी सारा अवेलेबल है, तो हमारा मान लो कि जो भी स्पेस क्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट नहीं, मान लो जो भी रॉकेट है, बड़ा ही घटिया पिक्चर है, मछली लग रहा है, बट ठीक है, समझ लो कि ये स्पेस क्राफ्ट है। तो ये स्पेस क्राफ्ट में मान लो बीच में कहीं पे इंजन है, तो ये क्या करे, जैसे उड़ेगा ऑक्सीजन सामने से इंटर करे, यहां पे कहीं पे दहन हो और आगे पीछे से एग्जॉस्ट हो। ये तीनों चीजें अगर हो कि ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर से आ जाए, तो अब फायदा क्या है इसका? फायदा यह है कि मैं बहुत सारा फ्यूल कैरी कर सकता हूं, बहुत सारा ईंधन मैं कैरी कर सकता हूं। अगर मेरा मिसाइल है तो मिसाइल में बहुत सारा मैं एक्सप्लोजिव मटेरियल कैरी कर सकता हूं, बॉम्ब बहुत सारा कैरी कर सकता हूं मैं। मेरा ओवरऑल जो स्पेस क्राफ्ट है वो हल्का हो जाएगा। हल्का हो जाएगा तो क्या होगा? ज्यादा स्पीड अटेन कर सकता है। जो चीज हल्की होगी उसको अगर हम एनर्जी देंगे वो ज्यादा स्पीड अटेन करेगा। तो इस टाइप के इंजन को हम बोलते हैं एयर ब्रीदिंग इंजन। तो हाइपरसोनिक व्हीकल्स के लिए, हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए एयर ब्रीदिंग इंजन का होना जरूरी है। लेकिन आप एक चीज यहीं पे समझ लो कि एयर ब्रीदिंग को कंट्रोल करना कितना मुश्किल चीज है। इस ऑक्सीजन फ्लो को नियंत्रित कर लेना, इस दहन को नियंत्रित कर लेना, ये कितना ज्यादा मुश्किल चीज है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत जटिल है। पहला तो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जो दूसरा चैलेंज है आपका, कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा, हवा से घर्षण भी उतना ही ज्यादा बढ़ते चले जाएगा। स्पीड अगर आपका साउंड से स्पीड से 5 गुना 6 गुना हो, तो हवा से इतना ज्यादा घर्षण होगा आपके मिसाइल का या जो भी रॉकेट है आपका, कि तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि हो सकता है आपका रॉकेट बर्स्ट हो जाए, विस्फोट हो जाए। तो इसीलिए आपको फिर ऐसे मटेरियल्स यूज करने पड़ेंगे, ऐसे पदार्थ उपयोग करने पड़ेंगे जो बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर सस्टेन कर सकें। अत्यधिक बहुत उच्च तापमान अगर हो भी जाए तो उस पर भी उनमें आग ना लगे। ऐसे मटेरियल देखो बहुत एक्सपेंसिव, बहुत खर्चीले होते हैं, काफी महंगे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है हाइपरसोनिक व्हीकल्स के लिए। और इस टाइप के इंजन, एयर ब्रीदिंग इंजन की अगर हम बात करें तो दो बहुत फेमस एयर ब्रीदिंग इंजन जो है उनको हम बोलते हैं रैमजेट इंजन या स्क्रैमजेट इंजन। रैमजेट इंजन और स्क्रैमजेट इंजन, ये दो बहुत फेमस इंजन है जिनका उपयोग किया जाता है एयर ब्रीदिंग टेक्नोलॉजी में, कि ऑक्सीजन को वायुमंडल से लेके दहन हो और आपका जो रॉकेट है वो पावर हो जाए। तो इस डीआरडीओ ने रिसेंटली अभी इसको डिमॉन्स्ट्रेट करा है, और यह डिमॉन्स्ट्रेशन जरूरी इसलिए है कि अगर भारत इस मिसाइल को डेवलप कर लेता है तो फिर एक तरीके से ये हमारे दुश्मनों के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन के आएगा, कि भारत पर अटैक करने से पहले 10 बार सोचेंगे। कि भारत के पास अब ऐसे मिसाइल हैं जो कि आप जिसको रडार ट्रैक नहीं कर पाएगी, उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगी। तो ये तो एक मिलिट्री यूज है, बट इसके अलावा भी देखो बहुत सारा यूज है। अगर हाइपरसोनिक व्हीकल अगर हमने यूज समझ लिया अगर हमने, तो हाइपरसोनिक व्हीकल का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि हम रॉकेट, स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करने के लिए, सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करने के लिए भी हम इनका उपयोग कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम मैक्स बहुत ज्यादा से ज्यादा पेलोड कैरी करेंगे। अगर हमारा ऑक्सीजन का वेट कम हो गया तो जो मेरा पेलोड है, जिसको मुझे अंतरिक्ष में पहुंचाना है, उसका वेट बढ़ सकता है।
हम फास्टर मिसाइल बना सकते हैं, लॉन्ग क्रूज मिसाइल बना सकते हैं, सिविलियन एयर ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो सकता है। सिविलियन ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत दूर है वैसे, एयर ब्रीदिंग इंजन को यूज करके सिविलियन ट्रांसपोर्ट का, आम जनता को ट्रांसपोर्ट करना, ये तो बहुत फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी हो गया, लेकिन हाँ फ्यूचर में पॉसिबल है। अभी हमारा मेन मकसद है कि हम मिसाइल ऐसे बना ले जो कि हाइपरसोनिक स्पीड पे कुछ टाइम तक ट्रैवल कर पाए, और हम फिर रॉकेट भी ऐसे डिजाइन कर ले जो रॉकेट उपग्रहों को या इन जनरल स्पेस मिशन को अंतरिक्ष में लॉन्च कर पाए बिना ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन की जो आवश्यकता है वो एटमॉस्फेयर से ले ले। तो ये अगर पॉसिबल फ्यूचर में हो सकता है तो बहुत ही अमेजिंग होगा। लेकिन मैं अगेन बोलूंगा, दो सबसे बड़ी चुनौती जो इसमें आएगी, पहली चुनौती आएगी आपकी कि इस चीज को कंट्रोल कर लेना, एयर ब्रीदिंग इंजन को कंट्रोल कर लेना बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। ऑक्सीजन के फ्लो को कंट्रोल कर लेना, दहन को कंट्रोल कर लेना ताकि किसी भी टाइप का एक्सीडेंट ना हो, ये खुद में बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। और दूसरी चीज जो दूसरा बहुत बड़ा डिफिकल्टी है वो ये है कि जितना ज्यादा स्पीड होगा घर्षण उतना ही ज्यादा होगा, और इसलिए फिर आपको ऐसे मटेरियल्स यूज करने पड़ेंगे जो बहुत ही हाई टेम्परेचर सस्टेन कर सकें, बहुत ही उच्च तापमान पे भी वो उनमें आग न लगे, उनका एक्सीडेंट ना हो। और ऐसे मटेरियल्स बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही रेयर होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन अगर इन चुनौतियों को पार करते हुए अगर कोई कंट्री या टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेती है तो फिर फायदे भी बहुत सारे हैं। और अभी तक सिर्फ 3 कंट्रीज के पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, अमेरिका, रूस और चाइना। और अगर भारत अगर ये कर लेता है कि वायुमंडल के अंदर हाइपरसोनिक स्पीड अगर अचीव कर लेता है तो देखो फिर तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। बाकी रैमजेट स्क्रैमजेट इंजन कैसे काम करता है आपके मटेरियल में दे रखा है, इतनी चीजें आप बस ये समझ लो, दोनों जो हैं वो एग्जाम्पल है एयर ब्रीदिंग इंजन के। चलिए, हाइड्रोजन मिशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है। आप आराम से पेपर 3 में या तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में या इन्वायरमेंट में, दोनों में ये क्वेश्चन इस साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत, मैं एम्फसाइज नहीं कर सकता कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इन्वायरमेंट में भी पूछा जा सकता है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी पूछा जा सकता है। और चूंकि दोनों ही सेम पेपर में है तो उसको डिफरेंशिएट करना भी मुश्किल है कि वो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन होगा या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन होगा। लेकिन मैं बार बार बोलूंगा कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। देखो, पूरा का पूरा विश्व बात कर रहा है क्लीन एनर्जी की। क्लीन एनर्जी मतलब जब कोई भी ईंधन को हम जलाते हैं तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन ना निकले, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ऐसे गैसेज ना निकले, राइट? क्योंकि हमको ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है। अब प्लान क्या है कंट्रीज का कि 2050 तक, बहुत सारे देशों का यह प्लान है कि 2050 तक हम कार्बन न्यूट्रल बन जाएं। इंडिया का प्लान है 2070 तक कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल बन जाए। कार्बन न्यूट्रल होने का मतलब यह है कि जितना कार्बन हम इमिट करेंगे उतना ही कार्बन अगर हम स्टोर कर पाए तो हम कार्बन न्यूट्रल हो गए, 0 कार्बन इमिशन हो जाएगा हमारा फिर। तो इंडिया का प्लान है 2070 तक करना, बहुत सारे देशों का प्लान है 2050 तक करना। और हमको यह भी पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन जनरल ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका एक बहुत बड़ा जो स्रोत है वो स्रोत है जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करना, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, नेचुरल गैस हो गया। इनका दहन जो है सबसे ज्यादा योगदान देता है ग्रीन हाउस गैसेज के इमिशन में, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन में। तो हमको क्या ढूंढना है? हमको ढूंढना है अब ऑल्टरनेटिव। तो हमारे पास देखो 3 ऑल्टरनेटिव हैं और हम तीनों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। पहला ऑल्टरनेटिव है हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है वो है आपका सौर और पवन ऊर्जा, जिसको नवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा मतलब ये ऊर्जा स्रोत खत्म नहीं होंगे। तो सौर और पवन ऊर्जा जो है वो बढ़िया सोर्स है रिन्यूएबल एनर्जी का। लेकिन सौर और पवन ऊर्जा का देखो बहुत बड़ा लिमिटेशन है। बहुत एक लिमिटेशन जो है वो ये है कि सौर और पवन ऊर्जा आप हर समय आप एक्सेस नहीं कर सकते। रात में आपको सौर ऊर्जा नहीं मिलेगी, शाम ढलते ही सौर ऊर्जा खत्म हो जाएगी। और देखो शाम को 3-4 बजे के आसपास एनर्जी डिमांड बहुत ज्यादा होता है, कारखानों में, फैक्ट्रीज में, ऑफिसेज में।
एनर्जी का डिमांड बहुत ज्यादा होता है शाम सूर्यास्त के टाइम 3-4-5 बजे के आसपास। उस टाइम पे सौर ऊर्जा पर्याप्त नहीं रहेगी। पवन ऊर्जा के साथ भी सेम प्रॉब्लम है। अगर हवा का गति बहुत ज्यादा नहीं हो तो अब पवन ऊर्जा भी आपको नहीं मिल पाएगा। तो अब इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको एनर्जी को स्टोर करना पड़ेगा। एनर्जी को स्टोर करने के लिए हम बैटरी का उपयोग कर सकते हैं और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये चीजें फिर महंगी हो जाएंगी। रिन्यूएबल एनर्जी जो अभी तक डायरेक्टली आप यूज कर रहे हो तो काफी सस्ती हो गई है बाय द वे। सौर और पवन ऊर्जा काफी सस्ती हो गई है आज से, अगर हम 7-8 साल पहले की बात करें उसके मुकाबले। लेकिन अगर हमको स्टोर करने में फिर और पैसा लगाना पड़ेगा तो महंगी हो जाएंगी। तो रिन्यूएबल एनर्जी है बहुत अच्छी चीज, सौर और पवन ऊर्जा है बहुत अच्छी चीज, लेकिन एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन ये है कि हम ऑन डिमांड 24/7 उनसे हम एनर्जी नहीं ले सकते। 24 घंटे हमको एनर्जी नहीं मिल सकता। हमको एनर्जी का डिमांड मेरा बढ़ गया। हम सौर ऊर्जा को जो है, जैसे अभी क्या है, हमारे थर्मल पावर प्लांट है, एनर्जी का डिमांड बढ़ गया है, हम क्या करेंगे, ज्यादा कोयला जलाएंगे, एनर्जी मिल जाएगा। लेकिन सौर ऊर्जा तो हम नहीं कर सकते। सौर ऊर्जा जितना हमने सोलर पैनल इंस्टॉल कर रखा उतना ही एनर्जी मिलेगा हमको। तो एनर्जी का डिमांड अगर मान लो फ्लक्चुएट हो रहा हो, बढ़ घट रहा हो, उस हिसाब से सौर ऊर्जा को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, पवन ऊर्जा को हम नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है रिन्यूएबल एनर्जी का। दूसरा ऑप्शन जो है क्लीन एनर्जी का, वो है न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा है देखो क्लीन एनर्जी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो न्यूक्लियर रिएक्टर से जो एनर्जी निकलता है उसका ग्रीन हाउस गैस एमिशन कुछ होता नहीं है, तो वो भी क्लीन एनर्जी है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर से लोगों को डर लगता है बहुत सारे कारणों से। न्यूक्लियर अपशिष्ट जो हैं वो काफी खतरनाक होते हैं, उनको अगर सही से डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाए तो उनका जो विकिरण है वो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो न्यूक्लियर अपशिष्ट से जो डर है, या मान लो कि प्राकृतिक आपदा के कारण न्यूक्लियर रिएक्टर अगर नष्ट हो गया, तो इन सब का जो डर है, इसके कारण न्यूक्लियर रिएक्टर का जो एक्सेप्टेबिलिटी है कि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं एक बड़े लेवल पे। जैसे भारत में अगर आप देखिएगा तो करीब करीब सिर्फ 2% ऊर्जा जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी से आता है भारत में। अब ये न्यूक्लियर एनर्जी का लिमिटेशन है। जो तीसरा ऑप्शन है वो है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बहुत ही बढ़िया फ्यूल है। देखो हाइड्रोजन के क्या क्या फायदे हैं मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो हाइड्रोजन का डायरेक्टली बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज होता है, अमोनिया बनाने में, मेथनॉल बनाने में, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में। ये 4 सबसे बड़े इंडस्ट्री, इनमें हाइड्रोजन का डायरेक्ट उपयोग है। तो हाइड्रोजन का औद्योगिक उपयोग तो है ही, पहले ही मैंने बता दिया। इसके अलावा हाइड्रोजन बहुत ही बढ़िया एनर्जी सोर्स है। इस चीज को लिख के आना एग्जाम में कि बहुत बढ़िया ऊर्जा का स्रोत है। और बहुत बढ़िया ऊर्जा का स्रोत क्यों है? मेनली 2 कारणों से। हाइड्रोजन का ऊर्जा घनत्व बहुत ज्यादा है। हाइड्रोजन जल के बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इनफैक्ट जो गैसोलीन और पेट्रोलियम जो हम यूज करते हैं उससे भी ज्यादा। पहला सबसे बड़ा फायदा यह है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब हाइड्रोजन जलता है तो बाई प्रोडक्ट क्या होगा? वाटर वेपर या पानी, H2+O2, 2H2+O2। जो हाइड्रोजन जब जलेगा, जब हाइड्रोजन जलेगा 2H2+O2, ये क्या बनेगा? 2H2O प्लस एनर्जी निकलेगा। कोई भी ग्रीन हाउस गैस, H2O वैसे है ग्रीन हाउस गैस, बट H2O वायुमंडल में इतने कम समय के लिए रहता है कि इसका कुछ ग्लोबल वार्मिंग पे इंपैक्ट होता नहीं है। वाटर वेपर बाय द वे है ग्रीन हाउस गैस, याद रख लीजिएगा। अगर वेपर फॉर्म में निकल रहा हो तो है ग्रीन हाउस गैस, लेकिन इतने कम समय के लिए रहता है वायुमंडल में कि इसका ग्लोबल वार्मिंग पे कोई इंपैक्ट होगा नहीं। तो हाइड्रोजन बहुत बढ़िया क्लीन एनर्जी का भी सोर्स है। तो हाइड्रोजन हमने क्या देखा? हमने देखा कि बात पूरे, वापस से मैं सारा थॉट रिपीट करता हूं। दुनिया बात कर रही है ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए। उसके लिए क्या चाहिए हमको? फॉसिल फ्यूल को धीरे धीरे, जो जीवाश्म ईंधन है उसको धीरे धीरे हमको हटाना है। हमको एक विकल्प ढूंढना है। 3 सबसे बढ़िया विकल्प जो है, सबसे पहला विकल्प नवीकरणीय ऊर्जा, सौर पवन ऊर्जा। उसका मैंने आपको लिमिटेशन बता दिया। न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जो इश्यूज है वो बता दिया। बचता हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन बहुत बढ़िया सोर्स ऑफ एनर्जी इसलिए है बिकॉज एक तो इसका ऊर्जा घनत्व तो बहुत ज्यादा है, और जब ये जलता है
तो कोई भी ग्रीन हाउस गैस जो पर्यावरण है उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। क्लियर? अब हम आ जाते हैं, लेकिन जो एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि हाइड्रोजन हमको मिलेगा कहां से। तो हाइड्रोजन देखो, वायुमंडल में हाइड्रोजन अपने फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। वायुमंडल में जो मैक्सिमम है वो नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। हाइड्रोजन की मात्रा फ्री फॉर्म में बहुत कम है, लेकिन हाइड्रोजन केमिकल फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में बहुत जगह है। जैसे कि हाइड्रोजन आपका अवेलेबल है पानी में, और बहुत सारा पानी अवेलेबल है, पूरे की पूरे धरती में पानी देखो बहुत है। हाइड्रोजन है मीथेन में, या कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो वहां पे हाइड्रोजन होगा ही होगा। हाइड्रोजन है मीथेन में, हाइड्रोजन है पानी में, राइट। हाइड्रोजन आपका कोयले में भी मिलता है, जो कोयला होता है उसमें भी हाइड्रोजन स्टोर होता है। जो नेचुरल गैस होता है उसमें भी हाइड्रोजन स्टोर होता है। तो यहां से हम हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम पानी से हाइड्रोजन निकालें, इसी रिएक्शन को उल्टा अगर हम करें, तो उसके लिए हमको एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस। ये जो पानी से हाइड्रोजन को अलग करना, पृथक करना, इस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन उस प्रोसेस में हमको क्या चाहिए? हमको लगाना पड़ेगा खुद से एनर्जी, और वो एनर्जी लगाने के बाद हमको हाइड्रोजन मिलेगा, जिसको हम जला के एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है? तो ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया कोयले से हाइड्रोजन को निकालना। कोयले में हाइड्रोजन होता है, डिपेंड करता है किस टाइप का कोयला है। अलग अलग कोयले में अलग अलग हाइड्रोजन का परसेंटेज होता है। उस हाइड्रोजन को हम निकाल सकते हैं। नेचुरल गैस से हाइड्रोजन को हम निकाल सकते हैं, वहां पे भी हाइड्रोजन अवेलेबल होता है। तो इन प्रोसेस से भी हाइड्रोजन निकाला जा सकता है। लेकिन अगर इन प्रोसेस से हाइड्रोजन निकालने में अगर ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह वायुमंडल में बाहर निकल जाएं, तो फिर तो देखो थोड़ा सा तो नुकसान हो गया ना। जैसे अगर कोयले से जब हम हाइड्रोजन निकालेंगे, तो कोयले से हाइड्रोजन निकालते वक्त बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल सकता है। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर वो वायुमंडल में ऐसे फ्री ऐसे निकल गया, तो फिर तो डेंजरस चीज है, राइट। दूसरा, हम नेचुरल गैस से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, वहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकता है वायुमंडल में, वो भी अच्छी चीज तो है नहीं। ठीक है? तो इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? तो ये आपके मटेरियल में जो अलग अलग कलर का हाइड्रोजन दे रखा है, इसमें सारे कलर आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 4 कलर पे फोकस करना है। कलर का मतलब यह है, हाइड्रोजन के कलर का मतलब यह नहीं कि हाइड्रोजन गैस जो निकल रहा है उसका रंग अलग है। कलर का सिंपली ये मतलब है कि जो हाइड्रोजन गैस हम निकालने के लिए जो प्रोसेस हम उपयोग कर रहे हैं, वो प्रोसेस कौन सा है। तो जैसे मान लो कि मैंने बताया कि हाइड्रोजन को एक निकालने का तरीका है पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करके। पानी है हमारे पास, उसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। इस प्रोसेस में हमको लगाना पड़ेगा एनर्जी। ये एनर्जी अगर मान लो रिन्यूएबल एनर्जी से आया, सोलर या विंड एनर्जी से आया, फिर तो फायदे की चीज हो गई ना। सोलर विंड एनर्जी फ्री, वो क्लीन एनर्जी है, स्वच्छ ऊर्जा है, और उसका उपयोग करके हमने हाइड्रोजन निकाला। तो रिन्यूएबल एनर्जी का लिमिटेशन क्या था कि उसको हर टाइम हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन बनाने के लिए, और इस हाइड्रोजन का हम हर टाइम उपयोग कर सकते हैं, कभी भी हम जला सकते हैं हाइड्रोजन को। तो हमारा जो एक एनर्जी डिमांड का एक लिमिटेशन था कि रात को हम सौर ऊर्जा नहीं उपयोग कर पाएंगे, ठीक है, रात को हम सौर ऊर्जा नहीं उपयोग कर पाएंगे, लेकिन दिन में हम सौर ऊर्जा का उपयोग करके हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, और इस हाइड्रोजन का उपयोग हम रात को कर लेंगे। विन विन सिचुएशन हो गया कि नहीं? कि हमारा पूरे के पूरे प्रोसेस में हाइड्रोजन को निकालने में और जलाने में तो पहले भी नहीं था ग्रीन हाउस गैस इमिशन, निकालने में भी, हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने में भी हमारा कोई ग्रीन हाउस गैस इमिशन नहीं हुआ। ठीक है? तो ऐसे हाइड्रोजन को बोला जाता है ग्रीन हाइड्रोजन, जो सबसे पहले दे रखा है। दूसरा जो आपको कलर पता होना चाहिए हाइड्रोजन का, वो है ब्राउन और ग्रे। जो आपका ये दे रखा है लास्ट के, सबसे लास्ट में दे रखा है एक भूरा ब्राउन हाइड्रोजन, और उससे जस्ट थोड़ा ब्लू से ऊपर देखो एक दे रखा है ग्रे हाइड्रोजन। ये पता होना चाहिए। हमको क्यों पता होना चाहिए? कि ये जो इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है अभी दुनिया में,
वो सिर्फ 1% हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है। जो 99% हाइड्रोजन है, 99 में करीब करीब 24% हाइड्रोजन कोयला से प्रोड्यूस हो रहा है, कोयला से, और करीब करीब 75% हाइड्रोजन जो है वो आपका नेचुरल गैस से प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब नेचुरल गैस से हाइड्रोजन हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्रे हाइड्रोजन या ब्लैक हाइड्रोजन, काला या भूरा हाइड्रोजन हम बोलते हैं, ग्रे, सॉरी नॉट भूरा, काला या ग्रे हाइड्रोजन हम बोलते हैं अगर वो नेचुरल गैस से प्रोड्यूस हो रहा हो। और अगर वो कोयला से प्रोड्यूस हो रहा हो तो उसको हम फिर बोलते हैं ब्राउन हाइड्रोजन या भूरा हाइड्रोजन। तो इन दोनों में मैं बता देता हूं कि ये जो भूरा हाइड्रोजन होगा और ये जो ग्रे हाइड्रोजन है, इन दोनों केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में रिलीज होगा, तो ये उतना इन्वायरमेंट फ्रेंडली रह नहीं गया। लेकिन इसको हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना कैसे सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, जहां पे भी मान लो मैंने एक इंडस्ट्री सेटअप किया है, मेरा कारखाना है, उस कारखाने में मैं कोयले से हाइड्रोजन को अलग कर रहा हूं, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। उसी कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हमने वहीं पे कैप्चर कर लिया और कहीं पे स्टोर कर दिया ताकि वो वायुमंडल में ना जाके कहीं पे स्टोर हो जाए, तो मेरा प्रोसेस क्या हो गया, अब पर्यावरण फ्रेंडली प्रोसेस हो गया। तो अगर जो अब हाइड्रोजन निकलेगा, तो हाइड्रोजन निकालने के प्रोसेस में हमने क्या सुनिश्चित करा है कि पर्यावरण पे नुकसान ना हो। ऐसे हाइड्रोजन को हम बोलते हैं ब्लू हाइड्रोजन। तो ब्लू हाइड्रोजन का मतलब यह है कि जब कोयले और नेचुरल गैस से निकलने वाला हाइड्रोजन, उस प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हमने कैप्चर करके स्टोर कर लिया, तो जो हाइड्रोजन है अब वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, उसको हम बोलते हैं ब्लू हाइड्रोजन। तो ये 4 कलर मेनली याद रखिएगा, ग्रीन क्या है, ब्लू क्या है, ब्राउन क्या है और ग्रे हाइड्रोजन क्या है। तो मैक्सिमम हाइड्रोजन, जो 99% हाइड्रोजन दुनिया में निकल रहा है, वो आपका कोयला और नेचुरल गैस से निकल रहा है। ठीक है, ये चीज हमको याद रखना है। और इसी टाइम पे अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलेगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हमने स्टोर कर लिया तो फिर तो अमेजिंग ही हो गया, राइट। तो हाइड्रोजन बहुत ही बढ़िया फ्यूल है, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, और इसका उपयोग भी देखो बहुत सारा है। जो हाइड्रोजन का मेन उपयोग हम देखेंगे तो अलग अलग तरीकों से उपयोग किया जा रहा है। हाइड्रोजन का उपयोग किया जा रहा है इंडस्ट्री में, मैंने बताया आपको 3-4 इंडस्ट्री का नाम बताया, अमोनिया बनाने में, मेथनॉल बनाने में, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में हाइड्रोजन का उपयोग है। हाइड्रोजन को हम इंजन की तरह, कुछ कुछ इंजन्स में हम हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह ऑलरेडी उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि दिल्ली में जो डीटीसी की बसेस चलती हैं, जो दिल्ली में पब्लिक बसेस हैं, वहां पे सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट आया कि आपको सीएनजी के साथ साथ हाइड्रोजन भी यूज करना पड़ेगा। तो अब जो सीएनजी है उसके साथ साथ हाइड्रोजन, अब जो बसेस हैं उसको हम बोलते हैं एचसीएनजी। हाइड्रोजन का फायदा यह है कि हाइड्रोजन जलेगा तो एयर पोल्यूशन भी कम होगा। तो हाइड्रोजन को इंजन की तरह भी यूज किया जा रहा है, हाइड्रोजन को फ्यूल सेल की तरह, बैटरी में हम हाइड्रोजन को स्टोर कर सकते हैं, हाइड्रोजन को फ्यूल सेल की तरह भी उपयोग किया जा रहा है। तो हाइड्रोजन का देखो बहुत यूज है, और इसीलिए गवर्नमेंट ये पूरा एक मिशन लेके आई है कि हम राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन आने वाले सालों में, हमारा मेन मकसद है कि जितना ज्यादा हम ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन पावर का यूज करके, क्लीन ऊर्जा का उपयोग करके हाइड्रोजन हम प्रोड्यूस कर सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, हम हाइड्रोजन को यूज करेंगे अलग अलग एरियाज में, इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्टेशन में। बिल्कुल एक हम फ्रेमवर्क बनाएंगे हाइड्रोजन बेस्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए। ये पूरा का पूरा मकसद है गवर्नमेंट का। इसका फायदा देखो क्या होगा, हाइड्रोजन एक तो क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, बहुत सारे एरिया में इसका एप्लीकेशन है, चाहे वो यातायात हो, चाहे वो परिवहन हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी का बढ़िया तरीके से उपयोग हो, चाहे फ्यूल सेल हो, बैटरी में उपयोग हो, राइट। और भारत देखो बहुत सारा जो है तेल खरीदते रहता है, तेल गैस खरीदते रहता है, हम बिल्कुल ही आयात पे हम निर्भर हैं। तो एक और बहुत बड़ा फायदा ये हो गया कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हो जाएगा। तो इतने सारे फायदे हैं हाइड्रोजन के। लेकिन चैलेंजेस क्या हैं, फिर चुनौतियां क्या हैं, तो मैं चुनौतियां बता देता हूं। सबसे पहला चुनौती तो यही जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मैक्सिमम हाइड्रोजन, जो 99% हाइड्रोजन है, वो निकल रहा है कोयला और गैस से। अब अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस में निकलेगा, अगर आपने उसको नहीं स्टोर किया, तो फिर पर्यावरण संबंधित चुनौतियां हैं।
दूसरा जो बहुत बड़ा चुनौती है हाइड्रोजन में वो है स्टोरेज का। हाइड्रोजन जो है उसको स्टोर करना बिल्कुल बहुत मुश्किल है। हाइड्रोजन बहुत ही हल्का गैस है, बहुत इजीली लीक हो सकता है, बहुत ज्यादा ज्वलनशील गैस भी है। तो इसको स्टोर करना कंप्रेस करके बहुत कम तापमान पे आपको स्टोर करना पड़ेगा, जो कि खुद में बड़ा एक्सपेंसिव है, बड़ा महंगा, आपको पैसे बहुत ज्यादा लगाने पड़ जाएंगे। तो चूंकि हाइड्रोजन इंडस्ट्री बहुत ही अभी शुरुआत स्टेजेस में है, तो अभी काफी एक्सपेंसिव है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम इनोवेशन करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो हमको आई एम वेरी श्योर कि लो कॉस्ट सोल्यूशन आने वाले समय में मिल जाएगा। अभी एज ऑफ नाउ बहुत सारी अथॉरिटीज है भारत में, नवीकरणीय ऊर्जा है, पावर मिनिस्ट्री है, पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, 50 ऑर्गेनाइजेशन है, सबका अपना रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो वो एक खुद में चुनौती है, राइट। लेकिन अगर हम इन चुनौतियों को दूर कर ले तो देखो बहुत ही अमेजिंग है फिर पूरा का पूरा जो हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल है वो काफी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मतलब मैं इस चीज पे ओवर एम्फेसाइज नहीं कर सकता कि हाइड्रोजन कितना इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से एक बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है मेंस एग्जामिनेशन में, हाइड्रोजन मिशन पे या हाइड्रोजन जैसे सोर्स, हाइड्रोजन एज एनर्जी सोर्स के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इस पे एक बढ़िया क्वेश्चन जो है बन सकता है। तो इतनी सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। जल्दी से लंच ब्रेक एक लेते हैं, लंच ब्रेक के बाद क्लास को रिज्यूम करेंगे। वेलकम बैक एवरीवन। लंबा हमने ब्रेक लिया, लंच ब्रेक था, लंबा ले लिया। न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, बट ये बहुत सालों से देखो न्यूज में रह रहा है अलग अलग कारणों से, कभी ना कभी अलग अलग कारणों से ये न्यूज में रहता है। तो ये बहुत पहले न्यूज में था। न्यूट्रिनो, सबसे पहले तो न्यूट्रिनो के बारे में हम थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं। न्यूट्रिनो जो है यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जो मटेरियल्स होते हैं कि ब्रह्मांड किन चीजों का मिल के बना है, जो सबसे मौलिक पार्टिकल्स कौन से हैं ब्रह्मांड में, उनमें से न्यूट्रिनो आता है। ये जनरली प्रोड्यूस होता है, जनरली नहीं, ये प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शन में भी प्रोड्यूस नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है। जैसे कि कल के क्लास में मैं आपको रेडियो एक्टिविटी के बारे में बता रहा था, अल्फा बीटा गामा डीके के बारे में बता रहा था कल के क्लास में। तो जो बीटा पार्टिकल का डीके है, बीटा डीके, बीटा पार्टिकल जब निकलता है तो उसके साथ साथ न्यूट्रिनो भी निकलता है। तो न्यूट्रिनो अगेन एक बड़ा ही रहस्यमयी सा बड़ा अमेजिंग पार्टिकल है और ब्रह्मांड में सेकेंड मोस्ट एबंडेंट पार्टिकल है। सबसे ज्यादा तो ऑफ कोर्स फोटॉन्स है ब्रह्मांड में, सेकेंड टाइम पे सेकेंड नंबर पे न्यूट्रिनो आता है। मैक्सिमम न्यूट्रिनो बिग बैंग के टाइम ही बने थे और इन जनरल तारों के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस में न्यूट्रिनो बनते रहते हैं और पूरे ब्रह्मांड में न्यूट्रिनो छाए हुए हैं। इनफैक्ट हर सेकेंड करोड़ों न्यूट्रिनो हमारे शरीर को क्रॉस कर रहे हैं और हमको पता नहीं चलता। करोड़ों न्यूट्रिनो, हजारों लाखों की बात नहीं कर रहा मैं, करोड़ों न्यूट्रिनो हर सेकेंड हमको पेनिट्रेट कर रहे हैं, हमारे शरीर को क्रॉस करके जा रहे हैं और हमको पता नहीं चलता, बिकॉज वो मैक्सिमम चीजों से रिएक्ट ही नहीं करते। उनका कोई इंटरैक्शन मैक्सिमम चीजों से होता ही नहीं है। इनका मास जो है करीब करीब जीरो होता है, करीब करीब, एकदम जीरो नहीं होता, करीब करीब जीरो होता है। इनका जो चार्ज है वो जीरो है, चार्जलेस पार्टिकल्स हैं। वापस से मैं न्यूट्रिनो के सारे गुण बता देता हूं। न्यूट्रिनो जो है ब्रह्मांड में पाए जाने वाले जो मौलिक कण हैं उनमें से एक पार्टिकल्स हैं ये। अभी तक जितना हमको पता है उस हिसाब से 3 टाइप के न्यूट्रिनो एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो, टाउऑन न्यूट्रिनो। इतना डिटेल में हमको नहीं जानना, बट 3 टाइप के न्यूट्रिनो एग्जिस्ट करते हैं ब्रह्मांड में, जितना अभी तक हमको पता है। हो सकता है और भी टाइप हो, बट हमको जितना पता है उस हिसाब से 3 टाइप के न्यूट्रिनो एग्जिस्ट करते हैं ब्रह्मांड में। सेकेंड मोस्ट एबंडेंट पार्टिकल्स हैं ये, ठीक है, सेकेंड मोस्ट एबंडेंट पार्टिकल्स फोटॉन्स के बाद, ठीक है। हर सेकेंड करोड़ों न्यूट्रिनो हमको क्रॉस कर रहे हैं, हर सेकेंड करोड़ों न्यूट्रिनो हमको क्रॉस कर रहे हैं और हमको पता नहीं चलता, बिकॉज न्यूट्रिनो चीजों से इंटरैक्ट करते नहीं हैं, ठीक है। इनका मास करीब करीब जीरो होता है, चार्ज जीरो होता है।
मास करीब करीब जीरो, एकदम जीरो नहीं होता, करीब करीब जीरो होता है, और चार्ज जो है वो होता है जीरो। ये चार्जलेस पार्टिकल्स हैं और इनका प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है, नाभिकीय क्रियाओं में इनका सिर्फ प्रोडक्शन होता है। तो इसीलिए न्यूट्रिनो इतने रहस्यमयी पार्टिकल है कि इन पे काफी सारा रिसर्च दुनिया भर में चलते आ रहा है, क्योंकि न्यूट्रिनो के बारे में समझने में, इससे हमारे पूरे ब्रह्मांड को समझने में हमको काफी मदद मिलेगा। अब भारत देखो, भारत ने बहुत पहले एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाया था कर्नाटका में, जो कर्नाटका में कोलार में जो सोने के खदान है वहां पे न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाया था। लेकिन वो कोलार माइन जब बंद हुआ तो वो ऑब्जर्वेटरी भी बंद हो गया। तो भारत ने एक ऑलरेडी जो लीड ले रखा था न्यूट्रिनो के ऑब्जर्वेटरी और न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेशन में, वो थोड़ा सा एक स्टेप बैक हम चले गए। वापस से गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हम तमिलनाडु में थेनी हिल्स में न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाते हैं, जहां पे न्यूट्रिनो हम प्रोड्यूस भी करेंगे लैब में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो न्यूट्रिनो ओवरऑल ब्रह्मांड के हर कोने कोने से जो न्यूट्रिनो क्रॉस करता है, जनरली न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जमीन के अंदर होता है। उसका कारण यह है कि बहुत सारे पार्टिकल जो है जमीन को पेनिट्रेट नहीं कर सकते, अंदर नहीं जा सकते। सिर्फ न्यूट्रिनो जो है पूरे के पूरे अर्थ को पेनिट्रेट करके निकल सकता है। तो इसीलिए जमीन के अंदर हम न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाते हैं कि बाकी पार्टिकल फिल्टर आउट हो जाए, न्यूट्रिनो खाली पहुंचे। तो प्लान ये है कि न्यूट्रिनो को हम ऑब्जर्व करेंगे। अब फायदा यह है कि चूंकि न्यूट्रिनो न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलेटेड है, तो ओवरऑल न्यूक्लियस के बारे में समझने में या इन जनरल ब्रह्मांड के बारे में समझने में, राइट, हाई एनर्जी फिजिक्स, बहुत ज्यादा ऊर्जा पे फिजिक्स कैसे होगा ये समझने में, इन सारी चीजों को समझने में हमको मदद मिलेगी। ये सबसे बड़ा जो है फायदा है आपका न्यूट्रिनो का। ठीक है, ये सिंपल सा चीज है, इतना याद रख लेना। अब ये न्यूज में इसलिए था बिकॉज तमिलनाडु के थेनी हिल्स में गवर्नमेंट सेटअप कर रही है, बहुत दिनों से सेटअप कर रही है, प्लान कर रही है, बट बहुत सारा प्रोटेस्ट होते रहता है इसके अगेंस्ट। पहले एक प्रोटेस्ट हुआ था कि इससे क्या हो जाएगा, न्यूट्रिनो अगर हम बनाएंगे तो उससे पता नहीं मानव स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सब बिल्कुल फ्रॉड है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। न्यूट्रिनो का मानव स्वास्थ्य पे कोई प्रभाव नहीं है। करोड़ों न्यूट्रिनो, जैसा कि मैंने बताया, हमको क्रॉस करते हैं, हमको कुछ भी नहीं होता। दूसरा डर एक ये है कि हम पहाड़ों के अंदर अगर हम एक लैब बना रहे हैं तो उससे आसपास के पारितंत्र को नुकसान हो सकता है। तो देखो, न्यूट्रिनो लैब से नहीं होगा, बट यस, इन जनरल पहाड़ों में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होता है तो उससे पारितंत्र को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे हम पहाड़ों में सुरंग बनाते हैं रोड बनाने के लिए, रोड पर कुछ भी करते हैं अगर हम पहाड़ों में, तो पारितंत्र को नुकसान करता है। तो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी से कोई एक्स्ट्रा नुकसान नहीं होगा। तो बहुत सारा जो डर है इस ऑब्जर्वेटरी को बिल्कुल ही अनफाउंडेड है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी से रिलेटेड जो डर है इसका कोई लॉजिक, कोई तर्क नहीं है। बट ठीक है, फिर भी बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण ये प्रोजेक्ट डिले होता गया है। फाइनली गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि नहीं, हम बनाएंगे न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, जहां पे देश भर के लोग रिसर्चर आके न्यूट्रिनो पे रिसर्च कर सके। तो प्रीलिम्स में तो मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले टेक्निकल टॉपिक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेक्निकल है, मुश्किल है, बट अगर आता है तो न्यूट्रिनो के कुछ कुछ गुण जो मैंने आपको बताए वो लिख देना। न्यूट्रिनो रिसर्च का फायदा क्या है ये बता देना, कि ब्रह्मांड को समझने में, न्यूक्लियर रिएक्शंस को समझने में, फंडामेंटल फोर्सेस, मौलिक जो फोर्सेस हैं उनको समझने में, इन सारी चीजों को समझने में ये रिसर्च काफी मददगार होगा। एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है जिसका कोई मतलब ये जानने की हमको कोई जरूरत नहीं है, बट मैं ये बता देता हूं कि है क्या। मैटर एंटी मैटर एसिमेट्री। देखो, एनर्जी से मैटर बन सकता है। मैटर और एनर्जी जो है सेम चीज है। ये आइंस्टाइन ने साबित करके दिखाया कि जो पदार्थ और ऊर्जा है वो दोनों सेम चीजें हैं। तो ऊर्जा से पदार्थ बन सकता है और पदार्थ से ऊर्जा बन सकता है। तो ऊर्जा से जब पदार्थ बनेगा तो एक पार्टिकल बनेगा, एक एंटी पार्टिकल बनेगा। मतलब पार्टिकल एंटी पार्टिकल जब कोलाइड होते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जिसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है। दोनों का सब गुण सेम होगा, खाली चार्ज अलग होगा। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, पॉजिट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज है। ये दोनों जब इंटरैक्ट करेंगे
तो कंप्लीटली एक दूसरे को एनाइलेट कर देंगे, कंप्लीटली एक दूसरे को खत्म कर देंगे और सिर्फ एनर्जी निकलेगा। और इसी एनर्जी को अगर हम किसी तरीके से हम यूज करें पदार्थ बनाने में, तो एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल बनेगा। तो जब बिग बैंग थ्योरी जो है पूरा की ब्रह्मांड की कैसे शुरुआत हुई थी, तो एक सिंपल सा एक चीज ये होना चाहिए कि बिग बैंग थ्योरी के बाद जो भी मैटर बना है, जितना मैटर बना है उतना ही एंटी मैटर भी बनना चाहिए था। लेकिन हमको ब्रह्मांड में कहीं भी एंटी मैटर ऐसे इतने बड़े लेवल पे दिखता नहीं है। तो जो मैटर और एंटी मैटर सेम अमाउंट में होना चाहिए, ये है नहीं। तो ऐसा क्यों नहीं है, इसको लेके बहुत सारी थ्योरीज हैं, कोई भी थ्योरी प्रूवन नहीं है। तो मैटर एंटी मैटर एसिमेट्री का सिंपल ये मतलब है कि ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति हुई थी बिग बैंग थ्योरी के बाद, हम जो बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं, तो मैटर और एंटी मैटर दोनों सेम अमाउंट में होने चाहिए। लेकिन ब्रह्मांड में हमारे पास इतने पावरफुल टेलीस्कोप हैं, हम बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स तक हम स्टडी कर चुके हैं, लेकिन हमको एंटी मैटर कहीं पे दिखता नहीं है। जो भी एंटी पार्टिकल हम बनाते हैं लैब में बनाते हैं, फ्रीली एंटी पार्टिकल मिलते नहीं। तो ऐसा क्यों है, इसको लेके देखो थ्योरीज बहुत सारी हैं, लेकिन कोई भी थ्योरी प्रूवन अभी है नहीं। चलिए कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, ये देख लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति का प्रारूप ड्राफ्ट पॉलिसी है। ड्राफ्ट पॉलिसी अगेन मैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता, पर देखो गवर्नमेंट आजादी से लेके अब तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए उसको लेके बहुत सारी नीति आ रखी है। 1958 में आया था, 70, 75, 80। लास्ट जो पॉलिसी आया था वो आया था 2013 में। तो इससे पहले जो लास्ट पॉलिसी आया था वो 2000, देखो पहले 1958 में आया था, फिर 83 में आया, फिर 2003 में आया, राइट, फिर 2013 में आया साइंस टेक्नोलॉजी और नवाचार। यहां पे एक नवाचार वर्ड हमने ऐड किया कि विज्ञान प्रौद्योगिकी के साथ साथ हम नवाचार पे भी फोकस करेंगे। तो वापस से हमारा एक रिवाइज्ड पॉलिसी गवर्नमेंट प्लान कर रही है। रिवाइज्ड पॉलिसी का मेन मकसद यह है कि जो जो कमियां पिछले पॉलिसी में रह गई थी उन कमियों को हम दूर करेंगे। तो ड्राफ्ट पॉलिसी का मेन फीचर क्या है मैं बता देता हूं, उससे ज्यादा हमको जानने की जरूरत नहीं है, और मेरे हिसाब से ये टॉपिक खुद में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर्डर पॉइंट की तरह इसका उपयोग किया जा सकता है। तो जैसे गवर्नमेंट का एक फोकस है यहां पे ओपन साइंस फ्रेमवर्क का। ओपन साइंस फ्रेमवर्क मतलब हमारे जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनके पास बहुत सारे जो इंटरनेशनल लेवल के जो भी रिसर्च पेपर्स होते हैं उनका एक्सेस नहीं है, या हमारे पास जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डेटा है उसका हमने कोई सेंट्रलाइज्ड डेटा रिपोजिटरी भी नहीं बना के रखा है। तो गवर्नमेंट का फोकस ये है कि जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके लिए हम एक ओपन फ्रेमवर्क बनाएंगे जहां पे पूरे के पूरे भारतवर्ष के रिसर्चर्स कोलैबोरेट कर सके, नॉलेज शेयर कर सके, एक का रिसर्च पेपर दूसरा इंसान कहीं पे भी पढ़ सके बिना कुछ सब्सक्रिप्शन फी दिए हुए। जनरली क्या होता है, रिसर्च पेपर्स का सब्सक्रिप्शन फी होता है कि आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट का ये प्लान है कि हम एक ओपन पोर्टल बनाएंगे जहां पे जितने भी रिसर्चर्स हैं वो नॉलेज शेयर कर सकें, रिसर्च शेयर कर सकें बिना किसी सब्सक्रिप्शन फी के। दूसरा जो मेन मकसद है वो है कैपेसिटी डेवलपमेंट पे, कि हमको ज्यादा से ज्यादा रिसर्च सेंटर, ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि हायर एजुकेशन के कारण जो एंटरप्रेन्योरशिप है उस पे हम फोकस करेंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, अभी आपने पढ़ा ही होगा ट्विटर के जो नए सीईओ हैं वो भारत के पढ़े हुए आईआईटी बॉम्बे के पास आउट हैं, गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के, जितनी भी बड़ी कंपनी है सबके सीईओ इंडिया के पास आउट है। थोड़े दिनों में देख लेना फेसबुक का मार्क जकरबर्ग भी हटेगा और इंडिया का कोई ना कोई बन जाएगा बंदा वहां पे सीईओ। तो ये भारत के लोग अमेरिका में जाके सीईओ बन रहे हैं, भारत में क्यों नहीं बन रहे? तो हमारे पास जो पूरा एंटरप्रेन्योरियल हमारा जो इकोसिस्टम है कि एक एंटरप्रेन्योर्स को प्रोटेक्ट करना, ये नहीं है, ये बिल्कुल करीब करीब एब्सेंट है। तो इस पॉलिसी का एक फोकस इस पे भी होगा कि हम रिसर्च इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर के अलावा हम जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके डेवलपमेंट पे, उनके ग्रोथ पे, उनके इनोवेशन पे हम एक अलग से काम करेंगे। नेक्स्ट, जो साइंस टेक्नोलॉजी में जो फंडिंग चाहिए, देखो भारत में फंडिंग बहुत कम है।
भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत कम पैसे खर्च करते हैं। सेम चीज अगर आप इजराइल, चाइना, यूएस जैसे कंट्री से कंपेयर करेंगे तो भारत बहुत पीछे रह जाता है। तो हम इस चीज को दूर करेंगे और यहाँ पे हम प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन यहाँ पे जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर जो है ऐसे फंडिंग में हेल्प करे। हम फ्रेमवर्क बनाएंगे, एक्सेलेंस फ्रेमवर्क। ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को भी हम इंटीग्रेट करेंगे साइंस टेक्नोलॉजी से, स्पेशली मेडिसिन सिस्टम में बहुत जरूरी है कि जैसे मान लो आयुर्वेदिक नॉलेज हो गया, सिद्धा, सोआ रिगपा, ऐसे नॉलेज को हम अपने हायर एजुकेशन से इंटीग्रेट करेंगे। एंड लास्ट जो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अभी तक के पॉलिसी में मिसिंग था, वो है इक्विटी पे फोकस। इक्विटी का मतलब समानता और समावेश, कि समाज के हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, राइट। जैसे दलितों का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, औरतों का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। तो समाज के हर वर्ग, चाहे वो जाति, धर्म और जेंडर, हर तरीके से सब वर्गों का हमको ये फोकस करना है कि हर वर्ग के लोग, उनके पास अवसर हो ताकि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपना समय इन्वेस्ट कर सके, वो रिसर्च में अपना समय इन्वेस्ट कर सकें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि हम ओवरऑल पब्लिक इंगेजमेंट के लिए हम कम्युनिकेशन सेल बनाएंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आम जनता में जागरूकता फैलाने के लिए हम कम्युनिकेशन सेल बनाएंगे। जो बाहर के लोग रहे, इंडियन डायस्पोरा है, जो भारत के लोग बाहर चले गए हैं, जैसे मान लीजिए सुंदर पिचाई हो गए, सत्य नडेला हो गए, हम इनके साथ प्रवासी भारतीयों की भागीदारी को भी हम बढ़ावा देंगे कि वो भारत में भी आके रिसर्च वगैरह में इन्वेस्ट करें। तो इतनी सारी चीजें बस हमको पता होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से फीचर्स डिटेल में, अगर आप कुछ मेन फीचर है अगर आप ये याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा। तो 4-5 जो मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहला तो एक ओपन फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओपन साइंस फ्रेमवर्क काफी इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटी बिल्डिंग और फंडिंग, ये दोनों चीजें क्लिशे पॉइंट होती हैं, ये तो लिखना ही लिखना है। बट जो कुछ इनोवेटिव पॉइंट्स जो हैं इस टेक्नोलॉजी में, जो कुछ अलग हैं इस पॉलिसी में, वो है एक पारंपरिक ज्ञान का समावेश, कि जो हमारा ऑलरेडी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसको कैसे इंटीग्रेट करें। नेक्स्ट जो एक फोकस है वो है आपका समावेश का, समानता और समावेश का, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन हो, प्रतिनिधित्व हो, इसको कैसे सुनिश्चित किया जाए। साइंस को लेके कम्युनिकेट कैसे किया जाए लोगों, आम जनता के बीच में। डायस्पोरा को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे मिलाया जाए। ये कुछ यूनिक पॉइंट्स हैं जो कि आप लिख सकते हैं, इस फ्रेमवर्क का पार्ट है। स्पोर्ट्स में कैसे यूज करते हैं, देखो बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। बढ़िया एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज करके ताकि हम अपने बॉडी के, टॉपिक सिंपल ये है कि स्पोर्ट्स का कैसे, स्पोर्ट्स साइंस क्या होता है। देखो खेल कूद जो है बहुत ज्यादा पैसा लगता है, ओलंपिक, वर्ल्ड कप फुटबॉल, वर्ल्ड कप क्रिकेट, कितने सारे लोग देख रहे होते हैं। जो खिलाड़ी हैं लोग उनको हीरो मानते हैं, वो समाज में बिल्कुल आदर्श की तरह उनको देखा जाता है, भगवान की तरह पूछते हैं लोग। मिस्र में चले जाइएगा तो मोहम्मद सलाह को लोग भगवान की तरह पूछते हैं, अर्जेंटीना में मेस्सी को, मैराडोना को भगवान की तरह पूछते हैं लोग, भारत में सचिन तेंदुलकर को भगवान की तरह पूजा जाता था। तो स्पोर्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है। हमको लाइफ में क्या चाहिए, एंटरटेनमेंट, ड्रामा चाहिए, और स्पोर्ट्स से बढ़िया ड्रामा, स्पोर्ट्स से बढ़िया एंटरटेनमेंट हो ही नहीं सकता, राइट। जब हम क्रिकेट फुटबॉल देखते हैं तो जो रोमांच पैदा होता है स्पोर्ट्स से, वो और कोई चीज मैच ही नहीं कर सकता। उतना एंटरटेनमेंट कुछ भी, कोई भी फिल्म देख ले हम, कुछ भी कर ले, इतना रोमांच हो ही नहीं सकता। तो स्पोर्ट्स हमारे लाइफ का बहुत इंटीग्रल पार्ट है। इसीलिए स्पोर्ट्स साइंसेस पे बहुत सारे पैसे पिछले सालों में लगाए गए हैं कि जो खिलाड़ी हैं वो ज्यादा टाइम तक खेल सके, स्वस्थ रह सके, उनका एक्सरसाइज रेजीम ऐसा हो कि उनका फिटनेस बरकरार रहे। मेडिसिन, स्पोर्ट्स मेडिसिन पे बहुत फोकस किया कि मान लो कोई इंजरी हो गया तो उस इंजरी को जल्दी से कैसे ठीक करें हम, राइट। बहुत बार खिलाड़ी निराश, हताश हो जाते हैं। बढ़िया, मान लो कि बहुत सारे मैचेस में गोल नहीं किया, या विराट कोहली आजकल बहुत बार 0 पे आउट हो जाते हैं, ज्यादा रन बनाए आउट हो गए। तो उनके उनके साइकोलॉजी पे फोकस करना, उनको बढ़ावा देना, इन चीजों पे, उनके डाइट पे, जो खिलाड़ी हैं वो जो चीजें खाते हैं वो बहुत अलग होता है।
उनको किस पे फोकस करना है? उनको फोकस करना है कि वो लंबे समय तक कैसे खेल सकें। तो उनके डाइट पे, इन सारी चीजों पे ध्यान देने के लिए साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक सिंपल सा मैं बताता हूं, बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं वो आइस बाथ लेते हैं कि वो जाके खुद को बर्फ में जाके आराम से कुछ समय बर्फ के अंदर एकदम ठंडे पानी में व्यतीत करते हैं। मांसपेशियां एकदम शिथिल हो जाएंगी, जो इंजरी है शरीर पूरा का पूरा रिकवर करेगा, मांसपेशियां खुद को रिकवर करेंगी। तो ये एक सिंपल सा साइंस है कि कैसे पूरा शरीर को रिकवर करने का एक बड़ा बढ़िया तरीका है कि एकदम आप आइस बाथ लीजिए, बहुत कुछ देर तक एकदम आइस में जाके रहिए, राइट। तो ऐसे बहुत सारी चीजें की गई हैं, आपके मटेरियल में दे रखा है, फिजियोलॉजी पे, बायोमैकेनिक्स पे, खेल चिकित्सा, खेल मनोविज्ञान, खेल पोषण, इन सब पे साइंस कैसे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये तो हो गया खिलाड़ी स्पेसिफिक। अब हम आ जाते हैं कि स्पोर्ट्स में टेक्नोलॉजी कैसे यूज हो रहा है। जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं, लेग बिफोर का डिसीजन, एलबीडब्ल्यू जो है, कितना ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया के साथ एक मैच हुआ था सीरीज का, सचिन के शोल्डर पे बॉल आ रहा था और अंपायर ने आउट दे दिया। तो ऐसे आजकल क्या, टेक्नोलॉजी का हम उपयोग करते हैं। देखा होगा आपने, थर्मल कैमराज यूज करते हैं कि बॉल थोड़ा सा भी अगर टच होगा तो सीधे आपको ग्राफ दिख जाएगा, वो टच को मॉनिटर कर लेगा। बहुत बार ऐसा होता था कि विकेट कीपर ने बोल दिया, आउट का अपील किया कि बॉल टच करा बैट को, बॉल टच भी नहीं करता था। तो अब क्या है, रिव्यू होता है, वो चीजें सर्टेन रिव्यूज मिलती हैं क्रिकेट में। सिमिलरली फुटबॉल में देखो, फुटबॉल में क्या होता था कि बहुत बार जो गोल है, फुटबॉल में एक रूल होता है कि जो लाइन होता है, आपने फुटबॉल का गोल पोस्ट अगर देखा होगा, तो जो लाइन है, लाइन को बॉल अगर थोड़ा सा भी क्रॉस कर ले, चाहे वो हवा में ही क्यों नहीं क्रॉस किया हो, जरूरी नहीं कि जमीन से, हवा में भी अगर थोड़ा सा अंदर चले जाए, मतलब 1 नैनोमीटर भी अगर लाइन के आगे हो तो उसको गोल माना जाता है। बहुत बार क्या करते हैं, गोलकीपर अंदर से बाहर निकाल देते हैं बॉल को, बॉल आया उसको अंदर से बाहर निकाल दिया, रेफरी गोल नहीं देगा। तो अब क्या, गोल लाइन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है कि वो गोल था कि नहीं था फुटबॉल में। ऐसे ही फुटबॉल में ऐसी टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है कि बहुत बार फुटबॉल में एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल होता है पेनाल्टी का डिसीजन, कि पेनाल्टी है कि नहीं है। तो अब अगेन उसके लिए हम एक वीडियो असिस्टेंट रेफरी का यूज करते हैं। तो बहुत सारे स्पोर्ट्स में, ताकि स्पोर्ट्स में जो डिसीजन मेकिंग है, जो रेफरीज अंपायर्स जो डिसीजन लेते हैं वो एक्यूरेट डिसीजन हो, इसके लिए काफी सारे टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज जो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है वो टीम्स के द्वारा यूज किया जाता है, और सबसे ज्यादा इसमें डेटा एनालिटिक्स का यूज किया जाता है ओपोनेंट को समझने के लिए। कि मान लो अब इतना ज्यादा डेटा है लोगों के पास कि जैसे मान लो कि केएल राहुल कौन से बॉल से परेशान होते हैं, बॉल कहां पे फेंके तो उनको ज्यादा परेशानी होगी, किस टाइप के शॉट खेलना उनके लिए मुश्किल है, इस टाइप का एनालिसिस अवेलेबल है, राइट। कि हर प्लेयर का एक एनालिसिस अवेलेबल है कि उसका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए किया जाता है डेटा एनालिसिस। इन्होंने अब तक जितने भी मैच खेले हैं, T20 में, वनडे में, टेस्ट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में, सब मैच का एनालिसिस करो, कहां पे कौन से किस टाइप के बॉल पे वो आउट हुआ। वो एनालिसिस हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं जो एनालिसिस करके आपको दे देंगे कि कहां पे इशू हो रहा है। बड़े बड़े जो आजकल ये फ्रेंचाइजी, IPL फ्रेंचाइजी, आपने देखा होगा अचानक से किसी प्लेयर का आपने नाम नहीं सुना है और मुंबई इंडियंस ने उसको 10 करोड़ में खरीद लिया और आपने कभी नाम नहीं सुना है। कैसे? क्योंकि मुंबई इंडियंस जाके स्काउटिंग करती है, हर मैच जाके जिले के लेवल पे जो मैच होता है जाके देखती है, वो एक प्लेयर का एनालिसिस करती है कि उसका स्ट्रेंथ क्या है, फिर वो देखती है कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से वो फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा, हमको कहां पे जरूरत है एक प्लेयर की जो कि इस टाइप के रोल में काम कर सके। तो इसके लिए हम डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करते हैं। तो टीमें जो हैं अपना एक बेस्ट टीम बनाने के लिए डेटा एनालिटिक्स का यूज करती है। तो ये कुछ कुछ एरियाज हैं जहां पे काफी सारे टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अगर क्वेश्चन आता है, एक जनरल सा क्वेश्चन तो देखो बड़ा मुश्किल है, बट अगर आता है तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। लीडार सर्वे रिपोर्ट, न्यूज का कॉन्टेक्स्ट कोई काम का नहीं है। पर्यावरण मंत्रालय लीडार सर्वे करा रही है जंगल में मॉइस्चर को समझने के लिए।
और काम्पा प्रोजेक्ट जो होता है, काम्पा प्रोजेक्ट को सही से इंप्लीमेंट करने के लिए। तो इसमें बस एक चीज जो हमको पता होना चाहिए वो लिडार टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए कि लिडार टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो लिडार टेक्नोलॉजी लेजर लाइट का और जीपीएस का साथ में उपयोग करता है किसी भी एरिया का एक 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल मैप बनाने के लिए। ठीक है, लिडार बहुत ही अमेजिंग डिटेल्ड मैप बना सकता है। तो क्या करेगा लिडार, क्या करेगा, जो लिडार सोर्स है, सबसे पहले जो लिडार प्रणाली है वो किसी एक मूविंग मटेरियल पे होना चाहिए। मूविंग मटेरियल जो कि घूम सके एरिया में, जैसे वो एक ड्रोन हो सकता है, एक हेलीकॉप्टर हो सकता है, या चाहे एक सैटेलाइट भी हो सकता है, उपग्रह भी हो सकता है। हम एक उपग्रहों का भी उपयोग करते हैं लिडार टेक्नोलॉजी के लिए। तो ये क्या करेगा कि जैसे एरिया से घूमेगा ये लेजर लाइट इमिट करेगा। लेजर लाइट अलग अलग एरिया से रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगे, उनको रिकॉर्ड करके ये एक बहुत ही शानदार मैप बना सकता है 2D में या 3D में कि कौन सी चीज कहां पे है। और चूंकि जीपीएस भी होता है लिडार में, तो वो प्रिसाइजली लोकेशन भी बता सकता है कि हर पिन पॉइंट करके कि इसका अक्षांश क्या होगा, इसका देशांतर क्या होगा। तो लिडार बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है मैपिंग के लिए, कार्टोग्राफी के लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए, सुदूर संवेदन जो हम स्पेस में बात कर रहे थे, सुदूर संवेदन के लिए। ठीक है, तो सिंपल सा लेजर स्कैनर जो है वो पल्सेस भेजेगा, वो परावर्तित होंगी, उन परावर्तित पल्सेस को रिकॉर्ड करके एक बहुत शानदार मैप बनाया जा सकता है। और मैप जो है चूंकि जीपीएस इनेबल्ड मैप है तो प्रिसाइजली लोकेट भी कर देगा। तो लिडार बहुत यूजफुल है, देखो बहुत सारी चीजों के लिए। जैसे मान लो कि हमको कोई गुफा मिला, इस गुफा में हमको अचानक से हमने गुफा डिस्कवर किया जहां पे कोई पहले गया नहीं है, हमको पता करना है कि इस गुफा का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। हम लिडार सर्वे यूज कर सकते हैं। लिडार का हम आराम से उपयोग कर सकते हैं समझने के लिए कि गुफा के अंदर उसके इंटरनल्स को समझने के लिए। ठीक है, या इन जनरल हमको एक शहर का मैप बनाना है, हम लिडार का उपयोग कर सकते हैं। चलिए देखो, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर ब्यूटी एक्सपेरिमेंट, ये पर्टिकुलर चीज बिल्कुल काम का नहीं है मेंस एग्जाम के लिए, बिल्कुल काम का नहीं है, बहुत टेक्निकल है। बट लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर क्या है, यहाँ पे क्या चल रहा है, और उससे रिलेटेड जो साइंस है वो भी बहुत टेक्निकल है बाय द वे। लेकिन चलो दे रखा आपके मटेरियल में तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, ऑल्दो आई सीरियसली डाउट कि इस पे कोई क्वेश्चन आएगा। तो देखो, एक ना हमेशा साइंटिफिक कम्युनिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है कि हमारे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या, हम किन चीजों का मिलके बने हैं। जैसे प्राचीन भारत में वैशेषिका जो दर्शन शास्त्र जो पूरा है वो बोलता है कि सब चीज एटम्स का बना हुआ है। 2000 साल पहले ऋषि मुनियों ने बोला कि हाँ, हम जो है परमाणुओं के बने हुए हैं। 20वीं शताब्दी में भी ये पता चला कि चलो एटम में के हम बने हुए हैं, लेकिन एटम किस चीज का बना हुआ है। तो पता चला कि एटम जो है, एक्सपेरिमेंट किया गया 20वीं शताब्दी में की शुरुआत में, पता चला कि एटम के बीच में जो है, एटम करीब करीब खाली रहता है मैक्सिमम एरिया में, बीच में बस एक केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काटता है। तो हमको पता चला कि जो 3 बिल्डिंग ब्लॉक हैं यूनिवर्स के, जो सबसे 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वो हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर बाद में पता चला कि देखो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कुछ और चीज का मिलके बने हैं, इनको बोला जाता है क्वार्क्स। तो अभी जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है ब्रह्मांड का, कि ब्रह्मांड में सबसे मौलिक कण कौन से हैं और ये आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पूरे के पूरे थ्योरी को बोला जाता है स्टैंडर्ड मॉडल, जिसका पिक्चर यहां पे आपको दे रखा है। इस पूरे के पूरे थ्योरी को बोला जाता है स्टैंडर्ड मॉडल, और ये पिक्चर दे रखा है। तो स्टैंडर्ड मॉडल जो है वो बात करता है 2 सेट ऑफ पार्टिकल की। एक सेट ऑफ पार्टिकल जिसको हम बोलते हैं क्वार्क, लेप्टॉन। ये क्वार्क और लेप्टॉन जो है, ये ब्रह्मांड के हर चीज जो मौलिक कण है वो इन 12 पार्टिकल का मिलके बना हुआ है, जिसमें से 6 क्वार्क हैं जिनका नाम दे रखा है हमने अप, चार्म, टॉप, डाउन, स्ट्रेंज, बॉटम, और 6 लेप्टॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टाउऑन, और उनसे रिलेटेड 3 न्यूट्रिनो, जिनको मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था आपको कि ये 6 क्वार्क और 6 लेप्टॉन, 6 क्वार्क और 6 लेप्टॉन, ये मिल के ब्रह्मांड का सब कुछ बनाते हैं। और इसमें भी जो मैक्सिमम चीजें हैं वो सिर्फ U
अप, डाउन और इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम चीजें सिर्फ इन तीन चीजों को मिलकर बनी है। अप और डाउन क्वार्क से प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनता है, और इलेक्ट्रॉन खुद में फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन को हम और डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये हैं हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूनिवर्स, और ये आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इनका आपस में इंटरैक्शन कैसे होता है, इसके लिए हम यूज करते हैं जिन पार्टिकल्स को, उनको हम बोलते हैं बोसॉन पार्टिकल्स। तो आपस में देखो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे हम उसको यूज नहीं करते। ग्रेविटेशनल फोर्स चूंकि बड़े लेवल पे एग्जिस्ट करता है तो यहां पे उसका कोई इसको अकाउंट नहीं करता। जो स्टैंडर्ड मॉडल है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात नहीं करता। लेकिन जो बाकी के 3 फंडामेंटल फोर्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है फोटॉन्स के कारण होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो ग्लूऑन्स के कारण होता है, और वीक इंटरैक्शन वो W और Z बोसॉन के कारण होता है। तो ये 4 बोसॉन जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं कि पदार्थ एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करेंगे, और इनका जो भी मास है, इनका कुछ द्रव्यमान है। ये द्रव्यमान क्यों है, इसके लिए जो थ्योरी आता है वो आता है हिग्स फील्ड का, और हिग्स फील्ड का जो पार्टिकल है उसको बोलते हैं हिग्स बोसॉन। तो मैं वापस से सब कुछ बता देता हूं। ब्रह्मांड जो है इन 2 सेट ऑफ पार्टिकल क्वार्क और लेप्टॉन का मिलकर बना हुआ है। 6 क्वार्क हैं, 6 लेप्टॉन हैं। सब कुछ इन्हीं 6 क्वार्क और 6 लेप्टॉन का बना हुआ है, अलग अलग प्रोपोर्शन में। और ये क्वार्क और लेप्टॉन कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, इसके लिए जो इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स हैं, जो इस इंटरैक्शन के लिए उत्तरदायी हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं बोसॉन्स का। तो ग्लूऑन जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो फोटॉन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और W और Z बोसॉन वीक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इन सब का मास क्या होगा वो जो है हिग्स बोसॉन डिसाइड करता है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मॉडल। तो स्टैंडर्ड मॉडल बड़ा ही सक्सेसफुल मॉडल रहा है, इसने बहुत सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करी है। तो इसी स्टैंडर्ड मॉडल, ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इनके गुणों को समझने के लिए, इनके बारे में और ज्यादा समझने के लिए वर्ल्ड में जो सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर 27 किलोमीटर गहरा एक टनल है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड फ्रांस के बॉर्डर पे है। ये धरती के अंदर 27 किलोमीटर करीब करीब लंबा एक टनल है। एक बहुत बड़ा टनल जैसा बना रखा है जहां पे हम पार्टिकल्स को बहुत हाई स्पीड पे एक्सेलरेट कराते हैं। जैसे 2 प्रोटॉन को बहुत ही हाई स्पीड पे एक्सेलरेट कराएंगे और इनको हम टकराते हैं, और टकराने के बाद कौन कौन से पार्टिकल बनेंगे, कैसे बन रहे हैं, कैसे बिगड़ खत्म हो रहे हैं बन के, इनका अध्ययन किया जाता है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा समझ सकें कि ब्रह्मांड फंडामेंटल लेवल पे कैसे काम करता है। तो इस पूरे ब्रांच को बोला जाता है पार्टिकल फिजिक्स। और ये जो मॉडल है कि ब्रह्मांड किन चीजों का मिल के बना है और कौन से पार्टिकल्स अलग अलग फोर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस मॉडल को बोला जाता है स्टैंडर्ड मॉडल। इन न्यूज में क्यों था, ब्यूटी एक्सपेरिमेंट वो बिल्कुल काम का नहीं है, वो बहुत टेक्निकल है, उसको छोड़ दो। इतना अगर आपको पता है तब भी मोर देन सफिशिएंट है। चलो लास्ट के 2 टॉपिक है, इनको हम कर लेते हैं जल्दी से, तो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगा। ये लास्ट के दोनों टॉपिक देखो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे स्पेशली ये टॉपिक तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मैं ओवर एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूं, बट मैं इस टॉपिक से इस साल या अगले साल बिल्कुल एक्सपेक्ट करता हूं कि ये क्वेश्चन आएगा। अगर मेंस में नहीं आएगा तो प्रीलिम्स में आएगा, लेकिन आएगा देखो जरूर। कारण यह है कि बहुत ज्यादा न्यूज में है, बहुत ही ज्यादा न्यूज में है ये इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। तो देखो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है ऊर्जा उत्पन्न करना। अब ऊर्जा उत्पन्न अगर हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं,
सिविलियन यूज के लिए तो हम न्यूक्लियर रिएक्टर बनाते हैं, नुकसान के लिए अगर हम कर रहे हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाना है तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं। लेकिन इन दोनों केस में हम यूज करते हैं नाभिकीय विखंडन का, जहां पे एक भारी नाभिक दो छोटे नाभिक में परिवर्तित, दो या दो से ज्यादा छोटे नाभिकों में परिवर्तित होगा। जैसे यूरेनियम, मान लो यूरेनियम एक भारी नाभिक है, उसका विखंडन होकर क्रिप्टॉन और बेरियम बन जाए, और इस पूरे प्रोसेस में खूब सारा एनर्जी भी निकलता है। तो ये तो हो गया नाभिकीय विखंडन। लेकिन ऑपोजिट प्रोसेस, इसका एग्जैक्ट विपरीत भी ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन, जहां पे दो या दो से ज्यादा हल्के नाभिक आपस में जुड़ के एक भारी नाभिक बनाते हैं। इस चीज को बोला जाता है नाभिकीय संलयन। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नाभिकीय संलयन कराने के लिए दो जो न्यूक्लियस हैं एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। तो हमको बहुत ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा ताकि ये फ्यूज हो सके, एक दूसरे से जुड़ सके। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का फायदा यह है कि ये नाभिकीय विखंडन से भी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये विखंडन में तो एनर्जी प्रोड्यूस होती ही है, फ्यूजन में और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज है फ्यूजन का, वो है आपका कि हम इतने अत्यधिक तापमान, बहुत ज्यादा जब तापमान होगा, ऐसे अत्यधिक तापमान पे पदार्थ जो है प्लाज्मा के स्टेट में रहता है, तभी जाके फ्यूजन पॉसिबल होगा। अदरवाइज फ्यूजन संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमको शुरू में ही बहुत ज्यादा तापमान उत्पन्न करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा तापमान उत्पन्न करने के लिए हमको बहुत सारा एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो अगर हमारा इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाए, शुरुआती कॉस्ट की कीमत अगर बहुत ज्यादा हो जाए, और हमारा आउटपुट जितना एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना नहीं हो, तो फिर टेक्नोलॉजी का कोई फायदा तो है नहीं। तो इसीलिए न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता है तारों के अंदर। तारों के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिससे तारे इतने ब्राइट होते हैं, इतने चमकीले होते हैं, जैसे सूरज हो गया। लेकिन धरती पे न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलेटेड कोई भी चीज जो भी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए और स्पेशली विद्युत उत्पादन के लिए, ये पॉसिबल अभी तक हो नहीं पाया है। मतलब ये हर जगह एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। और ये जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिस डिवाइस में, जिस यंत्र में ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस डिवाइस को बोलते हैं हम टोकामाक। तो टोकामाक एक ऐसा डिवाइस है जो कि बहुत ज्यादा तापमान को झेल सके, और इतने अधिक तापमान पे पदार्थ चूंकि प्लाज्मा स्टेट पे रहता है, तो इस प्लाज्मा को फ्लो करने में मदद कर सके। और प्लाज्मा देखो बहुत ही हाई मैग्नेटिक स्टेट में होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्लाज्मा का बहुत ज्यादा होता है, तो इस बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड को सस्टेन कर सके। तो इस डिवाइस को बोला जाता है टोकामाक डिवाइस। जैसे इसमें जो सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट जो चल रहा है विश्व के स्तर पे, वो है आपका अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर। यह अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर में गोल हमारा यह है कि हम न्यूक्लियर फ्यूजन का, नाभिकीय संलयन का उपयोग करके कम से कम 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। अभी तक हम ये गोल सक्सेसफुली नहीं कर पाए हैं कंप्लीट, लेकिन होपफुली हम कर लेंगे। अगर हम कर लेंगे तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि देखो न्यूक्लियर फ्यूजन का ना फिशन से भी ज्यादा बहुत फायदा है। न्यूक्लियर फिशन दोनों को जैसे अगर हम कंपेयर करते हैं नाभिकीय विखंडन और संलयन को, पहली चीज तो मैंने बता दी कि संलयन में ज्यादा ऊर्जा निकलेगा। संलयन में, नाभिकीय विखंडन में जो ये न्यूक्लियर वेस्ट वगैरह का, नाभिकीय अपशिष्ट का जो डर है, वो संलयन में ऐसा कोई डर नहीं है। कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट इतना प्रोड्यूस नहीं होगा नाभिकीय संलयन में जो कि नाभिकीय विखंडन में होता है। तीसरा, नाभिकीय संलयन किससे होगा? ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, दोनों हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। ये ड्यूटेरियम और ट्राइटियम रिलेटिवली बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल है यूरेनियम के मुकाबले। तो जो हमारा रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल ज्यादा आसानी से उपलब्ध है न्यूक्लियर फ्यूजन के केस में, राइट। तो इन सब कारणों से, और फ्यूजन भी देखो क्लीन एनर्जी है, फिशन भी क्लीन एनर्जी है, फ्यूजन भी क्लीन एनर्जी है। तो इन सब कारणों से फ्यूजन बहुत बढ़िया विकल्प है। लेकिन मैं वापस रिपीट करूंगा, जो सबसे बड़ा चुनौती है वो चुनौती है इतने अत्यधिक तापमान को शुरू में प्रोड्यूस कर पाना कुछ समय के लिए, ताकि फ्यूजन हो सके।
फ्यूजन का फायदा यह है कि एक बार अगर आपने शुरू करा दिया थोड़े टाइम के लिए तो ये खुद को सस्टेन कर सकता है। ये फ्यूजन के कारण इतना एनर्जी प्रोड्यूस होगा कि ये खुद को फिर सस्टेन कर लेगा। लेकिन उस सस्टेनेंस के लिए आपको जितना एनर्जी लगाना पड़ेगा, उसमें जितने पैसे लगेंगे वर्सेस आपका आउटपुट क्या है, तो आउटपुट इनपुट से बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी आपका फ्यूजन पॉसिबल हो पाएगा। तो एज ऑफ नाउ ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में है, हो नहीं पाया। तो फायदे देखो, आपकी मटेरियल में भी बहुत सारे फायदे दे रखे हैं, इनको देख लेना। मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रचुर मात्रा में ऊर्जा, संधारणीयता, शून्य कार्बन उत्सर्जन, ये विखंडन और संलयन दोनों के लिए पॉइंट वैलिड है। कोई भी रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होगा, कोई प्रसार संबंधी जोखिम नहीं होगा। जैसे विखंडन में एक डर रहता है ना, नाभिकीय विखंडन में, कि न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज करके आपने क्या किया, परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम यूज करना शुरू कर दिया, जैसे ईरान के अगेंस्ट एलिगेशन लगाया जाता है। ऐसी चीजें यहां पे पॉसिबल नहीं है, और कोई ऐसे जोखिम वगैरह भी नहीं हो सकता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में तो एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। टोकामाक में अगर मान लो कुछ ऐसा हो, थोड़ा सा भी अगर इनपुट कहीं से खराब हो, टोकामाक बंद हो जाएगा, फ्यूजन बंद हो जाएगा। तो जो एक न्यूक्लियर फिशन में एक डर रहता है कि रिएक्टर मेल्ट डाउन हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, ये दुर्घटना होने का चांस फ्यूजन टोकामाक में है ही नहीं। बिकॉज टोकामाक में थोड़ा बहुत भी पैरामीटर इधर उधर कुछ भी गड़बड़ हो, न्यूक्लियर फ्यूजन ही आपका बंद हो जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन बंद हो जाएगा, टोकामाक एनर्जी ही प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो दुर्घटना के अभी चांस नहीं है। लेकिन वापस में बोलूंगा, चुनौती जो है बहुत ज्यादा है, और वो चुनौती है अत्यधिक तापमान शुरू में प्रोड्यूस करना और उसको सस्टेन करा पाना। तो लास्ट टॉपिक है आपके मटेरियल का, सुपर कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर, सामान्य तापमान पर अति चालकता। तो बचपन में सबने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, 9th 10th में भी पढ़ा होगा। ओम्स लॉ क्या होता था कि जो करंट है वो वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस होगा, V इज इक्वल टू IR। ओम्स लॉ पढ़ा होगा कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस है, बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज मान लो V है, करंट अगर I है, रेजिस्टेंस R है, तो V इज इक्वल टू IR। ओम्स लॉ पढ़ा होगा सबने। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट उतना ही कम होगा। सिंपल सी चीज है। अगर रेजिस्टेंस को हम जीरो कर दें, अगर सर्किट में रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, तो सबसे अमेजिंग चीज क्या है, करंट आपका थ्योरेटिकली अनंत समय के लिए आप करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। करंट आपका इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा। यहां पे इनफाइनाइट R अगर जीरो रख दे तो करंट इनफाइनाइट नहीं होगा। जो करंट है वो बिना रेजिस्टेंस के फिर वो अनंत समय तक रह सकता है सर्किट में। ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं अतिचालक, सुपर कंडक्टर, और इस पूरे के पूरे घटना को बोला जाता है अतिचालकता। बट अतिचालकता में सिर्फ एक ये नहीं होता कि रेजिस्टेंस जीरो हो जाए। जो दूसरी चीज होती है वो होती है कि एक अतिचालक पदार्थ के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी जीरो हो जाता है। सारे के सारे चुंबकीय क्षेत्र को वो भगा के बाहर फेंक देता है। तो एक अतिचालक पदार्थ के अंदर चुंबकीय प्रभाव कुछ भी नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र जीरो हो जाएगा। इस चीज को बोला जाता है मेसनर प्रभाव। मेसनर ने इस चीज का डिस्कवरी किया था। मेसनर करके एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसका डिस्कवरी किया था, जिसको बोला जाता है मेसनर प्रभाव। अब अतिचालकता है तो देखो बड़ी अमेजिंग चीज, क्योंकि अगर अतिचालक पदार्थ हो तो अभी क्या है कि वोल्टेज अगर जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा ऊर्जा का नुकसान होगा। मुझे यहां से मान लो 100 किलोमीटर दूर अगर ऊर्जा भेजना है, तो अगर मैंने 100 वाट ऊर्जा भेजा तो रेजिस्टेंस प्रतिरोधक बहुत सारा ऊर्जा बर्बाद हो जाएगा। हो सकता है 60-70 वाट पहुंच पाए 100 किलोमीटर दूर, या उससे भी कम पहुंच पाए। एक अतिचालक पदार्थ में ये नहीं होगा। हम लॉन्ग टर्म ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी करा सकते हैं जीरो लॉस के साथ। ये एक फायदा। इसके अलावा और भी बहुत फायदे हैं। अतिचालक जो मेसनर इफेक्ट है, इसका उपयोग किया जा सकता है मैग्नेटिक लेविटेशन के लिए। आपने बुलेट ट्रेन्स के बारे में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा हाइपर लूप्स के बारे में। ये जो ट्रेन है ये थोड़े से पटरी से ऊपर उठ के चलते हैं। पटरी से ऊपर उठ के चल के फायदा क्या है कि घर्षण नहीं होगा। बट ये पटरी से ऊपर उठ के चल कैसे पाते हैं? मैग्नेटिक लेविटेशन के कारण। मैग्नेटिक लेविटेशन पॉसिबल है अतिचालकता के कारण। तो वो भी एक बहुत बड़ा फायदा है अतिचालकता का।
पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेडिकल साइंस में भी इसका बहुत एप्लीकेशन है। लेकिन जो सबसे बड़ा चुनौती है अतिचालक पदार्थ का, वो सिर्फ और सिर्फ ये बहुत ही कम तापमान पे एग्जिस्ट करती हैं। जो अतिचालक पदार्थ हैं ये बहुत ही कम तापमान पे एग्जिस्ट करती हैं। इतने कम तापमान पे आपको इतना ज्यादा, और कम तापमान मैं बोल रहा हूं, कम तापमान का मतलब -150, -200, -250 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना तापमान प्रोड्यूस कर पाना ही खुद में बहुत चैलेंजिंग टास्क है। इसमें आपके बहुत सारे पैसे लग जाएंगे, काफी सारा इनपुट लग जाएगा, तो फिर अतिचालकता का फायदा रह नहीं जाएगा। तो एक जो बहुत बड़ा रिसर्च एरिया है इस पूरे फील्ड में, वो है कि कैसे हम उच्च तापमान पे, ज्यादा तापमान पे हम अतिचालकता को सुनिश्चित कर पाए। ठीक है, अब ये न्यूज में इसलिए था कि रिसेंटली कुछ वैज्ञानिकों ने -15 डिग्री सेंटीग्रेड, देखो -15 डिग्री सेंटीग्रेड तो ध्रुवीय क्षेत्रों में रूम टेम्परेचर है, और -15 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोड्यूस करना बहुत आसान है, यह मुश्किल नहीं है। -15 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन्होंने अतिचालकता अटेन कर लिया, लेकिन ये बहुत इन्होंने हाई प्रेशर कंडीशन में अटेन किया। अतिचालकता तो अटेन कर लिया, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा था। प्रेशर इनफैक्ट इतना ज्यादा था जितना धरती के केंद्र में जितना प्रेशर होगा। तो इतना प्रेशर प्रोड्यूस करने में भी देखो बहुत पैसे लगेंगे। तो इन्होंने उच्च तापमान पे अतिचालकता तो हासिल कर ली, लेकिन फिर दबाव भी बहुत ज्यादा था। उतना ज्यादा दबाव बनाने के लिए भी फिर आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो अभी भी अतिचालकता रूम टेम्परेचर पे अभी भी प्रायोगिक स्तर पे सफल नहीं हुआ है, लेकिन ये इन्होंने एक विकल्प ढूंढा। तो धीरे धीरे इस पे काफी सारा रिसर्च चल रहा है कि अगर हम रूम टेम्परेचर पे अतिचालकता अटेन कर ले तो अमेजिंग चीज है। तो याद रख लीजिएगा, अतिचालकता से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो हमको दो चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो परिभाषा, अतिचालक पदार्थ कौन सा होगा जब प्रतिरोध 0 हो जाए, पहला। लेकिन दूसरा बहुत जरूरी है, इसको नहीं लिखिएगा तो नंबर कटेंगे। दूसरा, जब पदार्थ अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र को बिल्कुल बाहर निकाल दे। इस प्रभाव को बोला जाता है मेसनर प्रभाव। मेसनर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले इसका डिस्कवर किया था। और इन दोनों चीजों का उपयोग करके अतिचालक पदार्थों को देखो बहुत उपयोग है, चाहे वो पावर ट्रांसमिशन हो, रिसर्च डेवलपमेंट हो, मेडिकल एप्लीकेशन भी बहुत है, मैग्नेटिक लेविटेशन में उपयोग है, बहुत जगह पे उपयोग है। लेकिन चैलेंज क्या है, चुनौती क्या है, अतिचालक पदार्थ बहुत कम तापमान पे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ही तापमान बढ़ेगा वो अतिचालक नहीं रह जाएंगे। तो और उस कम तापमान को प्रोड्यूस करने के लिए हमको बहुत ज्यादा इनपुट, बहुत ज्यादा ऊर्जा का उपयोग करना पड़ेगा, फिर फायदा नहीं है। अभी न्यूज में क्यों था अभी, क्योंकि कुछ फिजिसिस्ट ने -15 डिग्री पे कर तो लिया, लेकिन दबाव, जिस प्रेशर पे इन्होंने यूज किया अतिचालकता, वो प्रेशर बहुत ज्यादा था। वो प्रेशर मेंटेन कर पाना देखो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए अभी प्रायोगिक तौर पे अतिचालकता अभी भी समझ लो एक तरीके से कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस एग्जाम में इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। सो दैट्स इट, वी आर डन विथ ऑल ऑफ द टॉपिक्स। मैंने कल के क्लास में भी कुछ टॉपिक्स बताए थे इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं वापस से रिपीट कर देता हूं कि किन टॉपिक्स पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। बायोटेक्नोलॉजी का हर टॉपिक जरूरी है यहाँ पे। सूचना प्रौद्योगिकी में क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग तीनों जरूरी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी हैं। स्पेस में आपका मैन्ड स्पेस मिशन, आर्टेमिस एकॉर्ड, स्पेस डेब्रीज, ये 3 टॉपिक सबसे ज्यादा जरूरी हैं। और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन स्पेस मिशन, वो भी जरूरी है। सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी, वो भी जरूरी टॉपिक है बाय द वे। जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्वास्थ्य में मैंने बताया आपको विभिन्न टाइप के जो टीके होते हैं, हेल्थ सर्वेलेंस, ये दो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। सीवी रमन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी और हाइड्रोजन मिशन बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक्स हैं। और मिसलेनियस में अगर हम देखें तो यहां पे आपका जो लास्ट के 2 टॉपिक हैं, ITER और सुपर कंडक्टिविटी, ये दोनों जरूरी टॉपिक है। तो आज का क्लास खत्म करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में एनवायरमेंट शुरू करेंगे।